तो जैसे लोग बोलते हैं ना काफी बार कि ब्रेकअप हो गया है, अब मैं आईएएस बनूंगा, ब्रेकअप हो गया, मैं जिम जाऊंगा, मैं बॉडी बनाऊंगा, एंड एक्चुअली इट वर्क्स। आप नोटिस करो कि लोग कर लेते हैं वो चीज। योर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन यू, ये 5 चीजें हैं, योर वाइफ डजंट केयर अबाउट यू, योर रिलेशनशिप इज अबाउट टू एंड, तो ये बेवकूफी वाली बात है। मतलब एक्चुअल सिचुएशन कोई नहीं जानता क्या है, देखो यू जस्ट पुटिंग इट रैंडमली ऑन द सोशल मीडिया एंड पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग, क्योंकि दे आर लोनली, दे नीड समथिंग टू कनेक्ट विद देयर फीलिंग्स, और ये चीजें हो रही हैं एंड आप अपने आप कनेक्ट कर लेते हो, यार ये तो हो रही है, ये बिल्कुल सही है, अब ये हो रहा होगा, एक्चुअल सिचुएशन में कुछ हो रहा है। हाँ, अब इस चीज को मैं अगेन एक्सेप्टेंस भी ले सकते हैं कि समवन इज केयरिंग फॉर मी सो मच दैट दे वांट टू नो आई एम सेफ और नॉट, बट मुझे लग रहा है कि यार बर्डन बन गया है, तो यार मुझे बताना पड़ रहा है तुम्हें हर बार कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। अगेन हाउ वी सी इट मैटर्स। तो आई पर्सनली हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जो लव मैरिजेस वाले कपल होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल they marry someone just on that feeling of love. They're not marrying because they're the right person for them. They are marrying someone because of that feeling of love. So do you think that too much family interference in anybody's new relationship also become the cause of any breakup? बहुत ज़्यादा। आज के डेट में सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है। शिवम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर। थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव ए ग्रेट कन्वर्सेशन, बहुत अच्छे डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, और द काइंड ऑफ स्माइल ऑन योर फेस इज गोइंग टू इंक्रीज द ऑरा ऑफ दिस सेशन। Really lovely to be back here as well, and काफी exciting conversations I'm also looking forward to. Yeah. So as we were discussing off the camera कि about the relationship, कि आज के टाइम में रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गए हैं, और गेट इनटू अ रिलेशन और गेट आउट ऑफ रिलेशन ये भी थोड़ा इजी भी हो गया है और फास्ट हो गया है, राइट? हाँ, तो आज की लाइफ में ये लगता है कि जब कोई रिलेशनशिप में आने से इफ यू एंटर इनटू सम रिलेशनशिप टिल द पॉइंट यू गेट मैरिड, एक इंसान काफी सारे रिलेशनशिप्स में गुजर चुका होता है, तो एक टाइप से वो मैच्योर भी हो चुका होता है कि उसे पता होता है कि क्या प्रोज एंड कौन है, और मुझे लगता है कि वो एक फायदा के साथ साथ नुकसान भी होता है, क्योंकि इंसान ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। बिल्कुल। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? राइट, 100% बिल्कुल सही बात आपने कही कि मैच्योरिटी भी आती है और इमेच्योरिटी भी आती है। इन द सेंस कि मैच्योरिटी सेंस में आती है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये भी होता है कि आपको पता चल जाता है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर सो कॉन्शियस कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान, आपने पिछले डेट किया किसी इंसान को, वो इंसान स्मोक करता था और वो इंसान अब्यूजिव भी था, तो आपके दिमाग ने एक पैटर्न कनेक्ट कर लिया कि वो इंसान स्मोक करता था एंड ही वाज अ वेरी अब्यूजिव पर्सन, so that means that's a red flag for a particular person in a dating, which is wrong by any standard anyway, but आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो गया कि smoking that means will be equal to abuse, that means it will be a red flag in the relationship. अब अगले रिलेशनशिप पे जाते हो, वहां पर भी पर्सन स्मोक कर रहा है, बट द पर्सन मे बी इज अ नाइस पर्सन, लेट्स से, बट आपका दिमाग ऑलरेडी हिंट और पैटर्न कनेक्ट करके बैठा हुआ है, स्मोकिंग मींस अब्यूज, तो आपका दिमाग ऑलरेडी एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए, राइट? इवन इफ द पर्सन इज रियली नाइस एंड रियली गुड, आपका दिमाग कहेगा नहीं, आई डोंट वांट टू बी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज अगेन वो सेम चीजें रिपीट होंगी। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि सिंस यू हैव बीन थ्रू सो मेनी एक्सपीरियंसेस, यू आर बीइंग एक्स्ट्रा कॉन्शियस ऑफ सर्टेन थिंग्स, और जब एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहे हो तो आप इतने ज्यादा कॉन्शियसली चीजों को असेस कर रहे हो और देख रहे हो कि आप अगला स्टेप ले ही नहीं पा रहे हो। कि हो क्या रहा है कि आपको दिख रहा है कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी फ्लॉज, इतनी सारी अच्छाई, इतनी सारी बुराइयां दिख रही है, साथ साथ आपका दिमाग एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है, राइट? कि आपको पता चल जा रहा है ना कि ये इतनी सारी चीजें मिल रही है, इतनी सारी चीजें नहीं मिल रही है, राइट? यू विल बी इन अ पैनिक मोड, यू वोंट बी एबल टू टेक एन एक्शन एट ऑल। और ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है आज के डेट में, दैट वी आर टू मच क्रिटिकल ऑफ द रेड फ्लैग्स। जो टर्म है ना रेड फ्लैग्स, इतना कॉमनली यूज होता है आज के डेट पे, ये रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, बट रियलिटी में तो एवरीवन हैज रेड फ्लैग्स। और जब आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाओगे उस रेड फ्लैग को चूज करने के चक्कर में, तो आप सिर्फ रेड फ्लैग ही चूज करोगे, बाकी चीजें इग्नोर करना चालू कर दोगे। एग्जैक्टली। तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे किसी को, और अगर सिलेक्ट कर भी लिया बिकॉज ऑफ डिस्परेशन और बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, देन आप प्रॉपर्ली खुद को वल्नरेबल, खुद को ओपन नहीं कर पाओगे रिलेशनशिप के लिए, एंड दैट विल क्रिएट इशू। बट रही बात मैच्योरिटी के जो आते हैं, मैच्योरिटी कहाँ आते हैं रिलेशनशिप के, अगर आप उन लर्निंग्स को, उन एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिवली लो, इन द सेंस कि आप समझ पा रहे हो कि ओके यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ उनकी गलती थी, राइट? दीज आर द थिंग्स आई अंडरस्टूड एंड ऑब्जर्व, दीज आर द थिंग्स दैट आई शुड बी वर्किंग ऑन एज वेल। जब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू निकले, तब हमें स्पेस मिलेगा नेक्स्ट रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए, जो काफी लोग नहीं करते। तो जनरली क्या प्रोसेस होता है हमारा, हम एक रिलेशनशिप में गए,
हमारा ब्रेकअप हुआ बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, हमें बहुत बुरा फील हुआ, एंड बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टे इन दैट स्पेस ऑफ बुरा लगना, आई वुड इमीडिएटली जंप टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो हमें बस समय नहीं यार, क्यों टाइम वेस्ट करे दूसरे को ढूंढने से पहले, बिकॉज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत एंशियस हो रहा है, बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है। सो व्हाट विल माय ब्रेन टेल मी कि एक और रिलेशनशिप पे जंप करते हैं, बिकॉज ऑप्शन तो हमारे पास 1000 है, एक सेकंड में मैं दूसरे रिलेशन पे जंप कर सकता हूँ फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो आई विल डू दैट। लेकिन जब मैंने जंप किया फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर, मैंने खुद को स्पेस ही नहीं दिया ऑब्जर्व करने के लिए कि मेरी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, Exactly. क्या समझना है, क्या वर्क करना है, क्या नहीं वर्क करना है। तो सेम गलतियां हम फिर अगली बार रिपीट करते हैं, एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग इट until unless we become tired and exhausted and fatigued because of it. So ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। So ऐसा नहीं है कि जैसे अब एक इंसान मतलब मेरे को लगता है कि एक इंसान क्या करता है जब एक रिलेशनशिप को ब्रेक करता है तो अपने माइंड में चेकलिस्ट बना लिया उसने कि ये दो अगर ऐसा होगा तो ये होगा, राइट, और वो हमेशा उसका रहेगा, और नेक्स्ट टाइम जब वो दो सिचुएशन आएंगी तो उसने कहा अब ये भी वही होने वाला है, बिल्कुल यही गलत होने वाला है मेरे साथ। और सेकेंडली कि एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, उस पेन से बाहर निकलने के लिए, उस पेन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक चेन बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि इसमें वी डोंट गिव आवरसेल्फ टाइम टू वर्क ऑन आवर इश्यूज और अदर थिंग्स। बिल्कुल, तो ये चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक ऐसा नहीं लगता कि अगर एक इंसान पेन में है, एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप का पेन उसके अंदर है, तो ही डोंट हैव दैट माइंडसेट कि वो मैं अपने आप पे काम करूं। और वैसे भी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अपनी कमियां तो मानते ही नहीं है। 100% है। तो हमें नहीं पता कि जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं नहीं मानूंगा कि मुझे गुस्सा आता है, मैं ही कहूंगा कि रादर देन कि यार मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, और जबकि वही बात किसी दूसरे के लिए ठीक हो सकती है। बिल्कुल 100%। तो वो चीजें हैं। राइट, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही कि उस वक्त पेन इतना ज्यादा अनबियरेबल होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता और क्या करे। बिकॉज आइडियली हम में से किसी को नहीं पता कि डील कैसे करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई दोस्त आता है आपका कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, आप भी क्या एडवाइस दोगे, आप भी क्या बोलोगे, क्या करना है, बिकॉज आप भी क्लूलेस उस बारे में। हाउ डू यू सजेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन क्या करना है। तो दूसरे बंदे भी एडवाइस देते हैं आइडियली कि ये कर लो वो कर लो। एंड वेरी फनीली जी आप नोटिस करोगे कि मेन के लिए काफी बार वो फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जाता है कि ये कर लो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो थ्रू ब्रेकअप, मोस्ट ऑफ द मेन विल एडवाइस अदर मेन टू गो आउट एंड डेट अदर पीपल कि कुछ ना कुछ नीड्स फुलफिल कर लो अपनी। And most of the women will advise to figure out about the emotional intimacy stuff in the sense of बात कर लो, vent out कर लो, इधर बात कर लो, इधर डेट कर लो, इधर इनसे बात कर लो एक बार ऐसा। तो somewhere both of the genders are kind of seeking different things after a breakup in that particular sense. तो वो पॉइंट भी जरूरी है समझना कि हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली अगर कोई हमारे सामने आ जाता है वो इंसान या हमारा दोस्त एडवाइस मांगने के लिए कि आई एम गोइंग थ्रू ब्रेकअप, व्हाट शुड आई डू, हम भी ऐसा रैंडम एडवाइस देंगे एक्चुअली में। तो पॉइंट यहाँ पे इसको जज कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें, द बेस्ट थिंग शुड बी टू फिगर आउट। पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स एंड रिगार्डिंग आवर ओन इमोशंस, कि हम अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं नॉर्मली। एंड नॉट ओनली रिलेशनशिप्स, हर जगह पे हम अपने इंटरव्यू क्रैक अगर नहीं होता है हमारा तो उसको भी हम सही से डील नहीं कर पाते एक्चुअली में। तो हाँ वैसे कोई भी फेलियर, कोई भी स्मॉल से स्मॉल स्ट्रगल हम नहीं डील कर पाते, एंड दैट इज वाई वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दोज पर्टिकुलर fearful or anxious moments, and that is why we find out coping mechanisms to deal with those particular situations or those troubles. Breakup हुआ, we need coping mechanisms to get out of that breakup. तो जैसे लोग बोलते हैं ना काफी बार कि ब्रेकअप हो गया है अब मैं IAS बनूंगा, ब्रेकअप हो गया मैं जिम जाऊंगा, मैं बॉडी बनाऊंगा, एंड एक्चुअली इट वर्क्स। आप नोटिस करो कि लोग कर लेते हैं वो चीज बहुत सारे केसेस में। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज समवेयर दैट इज देयर कोपिंग मैकेनिज्म। मुझे ब्रेकअप के बाद अनवर्दी फील हुआ बिकॉज नो तुमने सब कुछ मेरे से छीन लिया, आई एम नथिंग, आई एम जीरो, आई एम फीलिंग लाइक अ लॉस्ट कॉज नाउ बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप। तो मेरा दिमाग वर्थलेस फील कर रहा है, बट आई वांट दैट वर्थ बैक। मुझे फिर से वर्दी फील करना है, मुझे फिर से कॉन्फिडेंट फील करना है। मुझे कॉन्फिडेंट कैसे फील होगा? समवेयर आई हैव स्टॉप ट्रस्टिंग वुमेन फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, लेट्स से। तो मेरा दिमाग बोलेगा कि मुझे अगर IAS में क्रैक कर लूँ तो मुझे फिर से ट्रस्ट हो जाएगा, पावर आ जाएगा, अथॉरिटी मिल जाएगा, देन आई फील वेरी वर्दी एंड कॉन्फिडेंट। तो मैं जो नॉर्मली 50% एफर्ट लगा सकता था IAS की तैयारी के लिए, अब मैं 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, बिकॉज सारा मोटिवेशन, सारा एनर्जी, सारा ड्राइव उधर जा रहा है। Exactly. तो माय चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस। सेम गोस फॉर जिम, बिकॉज देयर इज सो मच पेन, एंगर, एंग्विश इनसाइड। जब मैं जिम में जा रहा हूँ तो ऑलरेडी इतना एनर्जी स्टोर्ड है मेरे अंदर ना टू गेट समथिंग डन। सब कुछ निकल के आ रहा है। तो अभी मैं 10 किलो डंबल उठा रहा हूँ, उस दिन मैं 15 उठाऊंगा बिकॉज आई एम सो एंग्री एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अगेन दैट वर्क्स आउट। तो ये अच्छे, फिर भी दीज आर गुड हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स। आप एटलीस्ट सबका कुछ फायदा तो कर रहे हो ना कम से कम। हेल्दी आपके लिए कोपिंग मैकेनिज्म, बट कुछ अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स भी होते हैं, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स। ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर भी आप अपने दर्द से छुटकारा ही पाना चाह रहे हो, लेकिन आपको
अच्छे मेथड नहीं मिल पा रहे, तो आप कहीं नेगेटिव तरीके से, अनहेल्दी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, विच डज मोर हार्म टू यू देन गुड. द रियलिटी इज यू वुड ऑलवेज नीड कोपिंग मैकेनिज्म्स. दुनिया में हर इंसान को कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए. दुनिया में कितना भी सॉर्टेड इंसान हो, हर इंसान को दर्द से छुटकारा पाने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए. इट्स जस्ट दैट कि अगर हमें पता चल जाए ना कि हेल्दी कौन से अनहेल्दी कौन से है, ये दिमाग में हमारे ऑलरेडी एक पैरामीटर बन जाए, तो हम हेल्दी चूज करेंगे rather than अनहेल्दी चूज करेंगे. कभी कभी अनहेल्दी चूज कर भी लिया तो उसको आदत नहीं बनने देंगे एंड फोकस ज्यादा एनर्जी जाएगा हेल्दी की तरफ. सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली डेवलप देयर लाइफ इन अ बेटर वे. तो सर हाउ डू वी नो कि हमें करना क्या है, क्योंकि इसकी तो कोई क्लासेस नहीं होती ना, ये तो अब यू हैव एक्सपर्टाइज इन दैट, सो यू कैन टेल कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन एवरी पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड. सो अब क्या है कि वो हर एक बंदा अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा या फिर द काइंड ऑफ एडवाइस ही गॉट. बिल्कुल. तो अब एडवाइस देने वाले लोग भी मेरे जैसे ही होते हैं, जैसे कि जिसको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं होते हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं, भाई ऐसे कर ले वैसा कर ले, और कुछ लोग बस रैंडमली कुछ बोल देते हैं. बिल्कुल. तो कुछ क्या होते हैं कि ऐसा होता है कि जो जिन्होंने बोला है कुछ भी, सो उनका कोई लॉजिक नहीं होता बिहाइंड उसके, बस ये दोस्त को अच्छा फील हो, अच्छा फील, हाँ, तो उसको अच्छा फील करवाने के लिए कुछ बोल देते हैं. सो अभी एक्चुअली ये काम कैसे करता है, कैसे इंसान को समझ आएगा कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? राइट. आई थिंक ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम किसके हेल्प पे रिलाई करें rather than relying on anyone for help. बिकॉज आज की डेट पे क्या है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है सबके पास. राइट. इंस्टाग्राम है सबके पास, यूट्यूब सबके पास, एंड फ्रीली अवेलेबल है, तो कोई भी कुछ भी देख सकता है, सुन सकता है. और आप नोटिस करोगे आज के डेट पे वो स्पिरिचुअल गुरुज है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, सब अपने ओपिनियन दे सकते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू गिव ओपिनियंस, बट कितना ओपिनियन सही है और कितना नहीं है, ये चीज़ मे नॉट वर्क आउट फॉर एवरीवन. तो जब जनरली जो हम देखते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का, स्पिरिचुअल गुरुज का, इन्फ्लुएंसर्स का एक वन साइडेड एडवाइस, वो दैट एक्चुअली डज अ लॉट ऑफ हार्म इन द रियल वर्ल्ड. बिकॉज होता क्या है कि आपको एक एडवाइस मिल गया बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक इज राइट, नॉट नेसेसरी इट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन यू एज वेल. राइट. फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि स्पिरिचुअल गुरु ने या किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कि आपका ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप इसलिए हुआ बिकॉज आप अटैच बहुत जल्दी हो जाते थे, तो आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा, तो आप डिटैच होकर रहो, तब आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगा. तो मैंने सुन लिया ये बात कि हाँ डिटैच होना चाहिए, सही बात है, अटैचमेंट से ही सारी प्रॉब्लम थी मेरी, मुझे डिटैच होकर रहना है. मैं अगले रिलेशनशिप में बहुत ही ओवर कॉन्शियस होकर जा रहा हूँ कि डिटैच होकर रहना, ज़्यादा अटैच होना ही नहीं है. इस चक्कर में कभी मैं अटैच ही नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ खुल के, मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे पार्टनर को अच्छा नहीं लगा वो चीज़ बिकॉज मैं अटैच नहीं हो पा रहा हूँ. सो दे लेफ्ट मी अगेन. तो अब मैं डिटैच होकर रह रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम होगी बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे. सो ऐसा नहीं होगा कि ये कि अटैच होके रहना या डिटैच होके रहना, इट इज ऑल अबाउट द नेचर. बिल्कुल. जिसका नेचर अटैच होने का है वो होगा ही. नहीं, ये भी एक ऐसा नहीं पॉइंट. आई वुड से कि जो अगेन कमिंग बैक टू, आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल, बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि हेल्प, कि हमें आई थिंक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी लो फेज में हैं तो whom should I rely for help? I should go to some sort of psychologist, psychiatrist, or any sort of professional help जो एक्चुअली में इस चीज के लिए licensed है to help you through this particular thing. Right. Rather than any random advice that you would follow from anywhere. They can also come in handy, but काफी बार आप इतने लो फेज में रहते हो ना कि वो एडवाइसेस आपको ज्यादा हार्म करना चालू कर देते हैं rather than good. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको कुछ हुआ है, go out to a professional psychologist or something and then get some help. बात करो, डिस्कस करो, वर्कआउट करो अपने पैटर्न्स पे, बिलीव्स पे, and that will help you out to get out of it much sooner. वरना क्या होता है ना कि रैंडम एडवाइसेस में हम करने तो बहुत कुछ चले जाते हैं, बट वो चीज़ें हार्म करने लग जाती है और हम उस स्पाइरल में और बंध जाते हैं. राइट. उस स्पाइरल में बंध जाते हैं तो उससे निकलना और मुश्किल हो जाता है. तो जनरली आप नोटिस, हम भी ये नोटिस करते हैं हमेशा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लोग तब आते हैं हेल्प के लिए जब ऑलरेडी दे हैव मेड सिचुएशन फ्रॉम वर्स्ट टू वर्स्ट. राइट. मतलब एक छोटा सा इवेंट हुआ या बहुत बड़ा ही इवेंट हुआ जहाँ पे they could have handled it in a very decent or very proficient way. लेकिन because of random things, random information, random advices, उन्होंने इस सिचुएशन को यहाँ से यहाँ तक खराब कर दिया ऑलरेडी because of certain habits, certain behaviors. अब वो इतना एक्सट्रीम तक पहुंच गया कि यहाँ से यहाँ निकालने में आपको पहले यहाँ तक मेहनत लगेगी, फिर यहाँ से यहाँ लेकर आना आपको टाइम लगता है. फिर लोग के पास तो समय भी नहीं है आइडियली कि मुझे इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं एक्चुअली इसको चेंज करना चाहिए बिकॉज इज नॉट कंसिडर प्रायोरिटी. तो वो सारी चीज़ें आई थिंक राइट एडवाइस एंड राइट हेल्प इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरी चीज़ अटैचमेंट की आप बात करो, एक आदत है, बिल्कुल एक आदत भी और एक नेचर भी है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि अटैचमेंट एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जो ऑटोमेटिकली होता है जब आप सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हो. राइट. अगर हम दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम सिक्योर एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, हमें पता है कि कोई हमें जज नहीं कर रहा है, आप मुझे कुछ बोलने नहीं वाले उल्टे से, मैं कुछ बोलने वाले नहीं उल्टे सीधा, बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट है. तो वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट एनीथिंग. तो वी आर अटैच्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन.
व्हाट इफ अगर मैं आपको जज करना चालू कर दूं, आपके ऊपर सरकास्टिक रिमार्क्स पास करना चालू कर दूं और हंसने लग जाऊं आपके जोक्स का, आपके क्वेश्चंस के ऊपर, फिर आप सिक्योर नहीं फील करोगे. देन व्हाट वुड यू से कि यार छोड़, खत्म करते हैं, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करते हैं, बिकॉज यू नॉट फील कंफर्टेबल हियर. सो अटैचमेंट फॉर्म्स ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज सिक्योरिटी, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ अटैचमेंट थ्योरी एज वेल. एक बहुत ही बड़ा थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी अटैचमेंट थ्योरी का, जो कहता है कि हर एक इंसान का जो अटैचमेंट पैटर्न होता है वो डेवलप हो जाता है बचपन से. अच्छा, बचपन से इन द सेंस जैसा अटैचमेंट उनका अपने पेरेंट्स के साथ था, सिक्योर था, एंशियस था, अवॉइडेंट था, किस तरीके का अटैचमेंट पैटर्न था उनके पेरेंट्स के साथ, वही सेम अटैचमेंट पैटर्न हम अपने रिलेशनशिप्स में भी कैरी आउट करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल था पेरेंट्स के साथ, मतलब माई पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल सिक्योर एनवायरनमेंट दिया था, तो मैं अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर हूँ, ना मुझे डर लग रहा है, ना मैं एक्स्ट्रा पॉजिटिव हूँ, ना मैं कम एंशियस हूँ, ज़्यादा एंशियस हूँ, अवॉइडेंट हूँ, कुछ नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबली चीज़ों को डील कर रहा हूँ. बट अगर मेरा एंशियस अटैचमेंट स्टाइल था बचपन से, बिकॉज ऑफ समथिंग माई पेरेंट्स डिड और समथिंग माई पेरेंट्स डिड नॉट डू, नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, बिकॉज दे डिड नॉट नो कि क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज उनके भी अपने प्रॉब्लम्स एंड ट्रॉमास होंगे. तो अगर उनके कुछ इश्यूज के कारण मुझे वो प्रॉपर अटैचमेंट या सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया था, तो नाउ उस अटैचमेंट इश्यूज के साथ मैं ग्रो अप कर चुका हूँ. अब वही सेम चीज मेरे रोमांटिक रिलेशनशिप पर निकल कर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई पेरेंट्स वर एंशियस, आई वुड ऑल्सो एंड अप बीइंग एंशियस, एंड देन व्हाट आई विल से, आई विल ऑल्सो पुट आउट दैट एंजाइटी ऑन माई पार्टनर कि इस समय कॉल कर दिया करो, इस समय बता दिया करो, यहाँ कब जा रहे हो बता दिया करो, इस मैसेज कर दिया करो. 10% से यार नॉर्मल तो मैं मार्केट जा रही हूँ, क्या फर्क हो गया इसमें, कौन सी प्रॉब्लम हो गई, बट आई एम वेरी एंशियस अबाउट इट, कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए. सो दिस अटैचमेंट स्टाइल इज कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन. अब इस अटैचमेंट में क्या होता है, हम डर जाते हैं और डरने के कारण हम अटैचमेंट से दूर भागने लग जाते हैं. राइट. सो दैट इज वेयर अवॉइडेड अटैचमेंट कम्स इनटू द पिक्चर. सो मे बी उस पर्टिकुलर चीज़ों को समझ पाना कि एग्जैक्टली वो अटैचमेंट स्टाइल क्या है. तो पॉइंट आपका सही है कि नेचर बन जाता है एक पॉइंट पे, बट वो नेचर एक नॉर्मल नेचुरल नेचर नहीं है, वो एक ऐसा नेचर है जो बन गया बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट वी वर पुट अप इन. यस, राइट. सो ये भी तो है ना कि आजकल जो सोशल मीडिया से जो हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन है, जो गुरुज जो हैं, टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक जो कि रिलेशनशिप गुरुज होते हैं, या फिर कोई भी जो फेमस फेस है, वो जे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स और रैंडमली एक छोटा सा पॉइंट डाला, एंड अदर पीपल जो कि किसी रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं, दे स्टार्ट टेकिंग इट ऑन पर्सनली, कि यार ये तो मेरे जगह पे मेरी सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और अब क्या होगा, ये होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि ना अगर ये 10 चीजें हो रही हैं तो योर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन यू, ये 5 चीजें हैं, योर वाइफ डजंट केयर अबाउट यू, योर रिलेशनशिप इज अबाउट टू एंड. तो ये बेवकूफी वाली बात है, मतलब एक्चुअल सिचुएशन कोई नहीं जानता क्या है, लेकिन यू जस्ट पुटिंग इट रैंडमली ऑन द सोशल मीडिया एंड पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग, क्योंकि दे आर लोनली, दे नीड समथिंग टू कनेक्ट विद देयर फीलिंग्स, और ये चीजें हो रही हैं एंड आप अपने आप कनेक्ट कर लेते हो, यार ये तो हो रही है, ये बिल्कुल सही है, अब ये हो रहा होगा, एक्चुअल सिचुएशन में कुछ हो रहा है. हाँ, तो ये दिस इज आई एम राइट. हाँ, 100% बिल्कुल, बहुत ही ऑब्वियस तरीके से हो रहा है, बिकॉज इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, आप एग्जैक्टली आप बोल रहे हो कि फीलिंग्स हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी चीज से. वी वांट इंस्टेंट स्टिमुलेशन, कि तुरंत से कुछ मुझे किक मिले और मुझे अपनी फीलिंग्स वायलेट करने का मौका मिल जाए. एग्जैक्टली. तो उस तरीके से हम कुछ भी अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन. और आजकल का मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी ऐसा है कि इट सेंस अबाउट योर फीलिंग्स आल्सो, हाउ यू आर फीलिंग, यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग हैप्पी, तो आपकी जो रील्स आती हैं, जो शॉर्ट्स आते हैं, वो सब उसी हिसाब से चलने शुरू होते हैं. राइट. ये भी एक्चुअली फनी है ना कि हमें लगता है कि फीलिंग्स हमारी सेंस कर रही है, बट वो हमारे बिहेवियर्स और एक्शंस को सेंस कर रही है. ऑब्वियस है, हम क्योंकि अगर हम सैड फील करें तो हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, हम कुछ वीडियो ही ऐसे सर्च कर रहे होंगे, या ऐसी चीजों पे रुक जाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ करेंगे भी नहीं, बट किसी फ्रेंड को भेज देंगे कंसिस्टेंटली, बार बार देखेंगे. सोशल मीडिया अंडरस्टैंड, और ये द एल्गोरिथम ऑफ इंटरनेट अंडरस्टैंड, ओके यार ये इंसान थोड़ा दुखी है, हाँ राइट, हाँ किस पॉइंट पे क्या फील कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए, वैसा कुछ होना चाहिए. इन फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग अ बुक एंड आई सॉ दैट इन दैट कि एक जो कपल था वो दे वर हैप्पी, सो ऑल ऑफ सडन they were just into a new relationship, but they were happy, everything was going fine, and they noticed कि उनके जो YouTube पे है, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट आती है YouTube पे और इवन Google पे, वो सारी एडवर्टाइजमेंट बेबीज की, बेबी प्रोडक्ट्स की ऐसी आने लगी है. और अभी उनको कंफर्म नहीं था और उनको माइंड में भी नहीं था, लेकिन
एज दे जस्ट गेट टेस्टेड, तो उनको लगा, कंफर्म हुआ कि दे कंसीव्ड, शी कंसीव्ड एंड दे आर बिकम पेरेंट्स। तो उनका ये था कि यार ये ऐसे कैसे हुआ कि हमारे को पता होने से पहले हमारे को ऐड आने लगी है, ये कि सम सॉर्ट ऑफ जादू हुआ कुछ। लेकिन पर नहीं, वो बाद में थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया डिटेल पे, तो उनकी एक्टिविटीज जो थी ना वो उस टाइप से होने लगी कि जैसे न्यूली वेड कपल है तो वो चीजें ऐसी लाइक कर रहे हैं, म्यूजिक ऐसा लाइक कर रहे हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। सो एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने देखा कि नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस, और वो उन्होंने देखा। लेकिन पर एक बात और भी है ना कि जब इंसान को ब्रेकअप हुआ किसी का, क्योंकि ये एक है कि व्हेन समवन गेट इनटू द रिलेशनशिप एंड गेट आउट ऑफ सम रिलेशनशिप, तो दोनों ही चीजें डिफरेंट टाइप की फीलिंग है, एक हैप्पी फीलिंग है, एक सैड फीलिंग है। और जो हमें आजकल के गाने भी बताते हैं कि भाई मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो उसके आगे की जो स्टेप्स हैं, जो गाने की वर्डिंग है, वो सारी मतलब ऐसा फील होता है कि दिस शुड बी द राइट थिंग, क्योंकि अगर तुम ये करोगे तो यू आर मॉडर्न। इसको भी ऐसे कनेक्ट करके देखा जाता है, इफ यू आर गेटिंग सैड देन यू आर ओल्ड स्कूल, लोग मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल। ये डेटिंग कल्चर का जो प्रोमिनेंस बढ़ा है, नॉट सेइंग कि गलत बात है, अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है, बट प्रोमिनेंस इसलिए बढ़ा है बिकॉज इट सीम्स वेरी मॉडर्न, इट सीम्स वेरी एक्साइटिंग एट दैट पर्टिकुलर लेवल। तो अभी चीज ये है कि हमारे पेरेंट्स जैसे द पीपल हु बोर्न इन 80s और 90s, तो वो उनके पेरेंट्स के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम का कल्चर भी नहीं था। लेकिन एज वी ग्रोन अप वी अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा है, अब आने वाला टाइम भी देखेंगे, और जो ये करंट चेंजेस हो रहे हैं जो एनवायरनमेंट में और लोगों के अंडरस्टैंडिंग, वो भी देख रहे हैं हम लोग। सो वी कैन बी वेल अवेयर ऑफ दैट। बट द प्रॉब्लम स्टिल सेम, कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है हमारा, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल। वो चीज, आई थिंक वो चीज एक ऐसी चीज है जो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, बट इट अफेक्ट आवर बिहेवियर। 100% बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे दिमाग में लेकर आ रहा है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, बिकॉज आप चाहो या ना चाहो आपके दिमाग में वो फीड हो चुका है डेटा। इट्स सिंपली दैट कि आपके दिमाग में डेटा फीड हो चुका है और आपका दिमाग उसको यूज करेगा व्हेन नीडेड। बिल्कुल। आपको फॉर एग्जांपल यू गोइंग थ्रू ब्रेकअप, आप क्लूलेस हो, आप हेल्पलेस फील करो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ऑल्दो आपका दिमाग बहुत हेल्दी है, नॉर्मल वेज में बहुत चीजें एक्ट करता है, बट उस पॉइंट पे आपको कभी पता नहीं था मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर ब्रेकअप, मुझे पता ही नहीं था कभी जिंदगी में। और लेकिन मेरा प्रीवियस डेटा जो स्टोर्ड मुझे मिला था इंटरनेट से और गानों से और मूवीज से, वो ये मिला था कि जैसे ब्रेकअप होता है ना, वैसे डेटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं और वैसे आई वुड फाइंड समवन टू मीट। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें फिर दोबारा मैसेज देना शुरू करता है, ये करो, क्योंकि तुमने कभी कहीं देखा था ये ऐसा हुआ है कि अच्छा दुनिया में तो ही कर रहे हैं, हम भी करना चाहिए। अब हमें नहीं पता उस पॉइंट पे कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा है नहीं है, हमने इसलिए किया बिकॉज हमें बता दिया गया था सबकॉन्शियसली ये चीज करना है, हमने भी ऑटोमेटिकली ही किया, ऑल्दो इट वाज नॉट राइट फॉर अस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट विद दैट अब किया उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें झेलने पड़ते हैं, बिकॉज हम कितना भी जो भी छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, कभी कभी बहुत छोटे होते हैं। जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसका लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन बन जाता है, एंड दैट्स द पॉइंट अबाउट इट कि वो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि हम जितना क्लैरिटी और अवेयरनेस से चीज़ों को डील करें ना एग्जैक्टली, तो उतना हमें आसानी होती है चीज़ों को मैनेज करने की। आपने बिल्कुल सही कहा था ये बात कि लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली दुनिया में, मतलब अवेयरनेस नहीं है चीज़ को लेकर, इमोशंस को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर, कि करना क्या होता है, कैसे डील करते हैं इन सिचुएशंस को, इन मोमेंट्स को। बट दैट इज आई थिंक जैसे आज लोग डिवोट कर रहे टाइम एनर्जी ऑन वेरियस थिंग्स इन लाइफ, इधर भी अगर करना स्टार्ट करेंगे तो लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव करेगी, बिकॉज अगेन इट्स चॉइस। आपके पास ऑप्शन है अगर आपकी, मुझे ट्रैवल करने के लिए यूरोप जाना है, मुझे एशिया जाना है, मुझे अफ्रीका जाना है, व्हाटएवर, आप इतना रिसर्च कर पा रहे हो, बैठे बैठे घर में आइटनरी बना रहे हो, फ्लाइट बुक, सारी कुछ चीज़ें बुक कर रहे हो, होटल्स बुक कर रहे हो, पर कहाँ जाना है, कौन से कैफे में खाना है, ये सब आपको पता चल जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिसर्च। मतलब ध्यान तो है उधर, आप कर सकते हो, यू कैन गेट एनीथिंग आउट ऑफ द इंटरनेट, राइट। तो सेम इधर भी है, यू नीड टू नो कि दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड देन व्हेन यू नो इट इज इंपॉर्टेंट, देन यू फाइंड द राइट रिसोर्सेज टू वर्क ऑन दैट एज वेल। बट हमें पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं, हमें लगता है कि कर लेंगे, जब होगा तो देखा जाएगा। एग्जैक्टली वो चीज को आई थिंक एड्रेस करना बहुत जरूरी है। So do you think there kind of such kind of education part of our education to understand the human behavior or other person's behavior in some specific situation? कि भी ऐसा behave करो, वैसा behave करो जब ऐसा हो, या it because different person react differently on same situation? बिल्कुल बिल्कुल 100%। एजुकेशन भी जरूरी है और कम्युनिकेशन भी जरूरी है, कॉन्वर्सेशंस भी जरूरी है इस चीज को लेकर,
जैसे जो हमने कहा ना कि अगर मेरे किसी फ्रेंड का ब्रेकअप होता है, मुझे खुद नहीं पता होगा मुझे क्या बोलना है उसे, हाउ डू आई कंसोल हिम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये अवेयरनेस ही नहीं है, तभी हम कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर पा रहे उस चीज़ को लेकर ना। बट अगर एक 4 ग्रुप में एक बंदा भी अवेयर हो जाए कि अगर बुरे फेज में जा रहे होते हैं तो हमें साइकोलॉजिस्ट हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो 4 लोगों को ये बात बोलेगा कि यार ऐसे कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर विल लीड टू समथिंग बिगर इन द होल कम्युनिटी, इन द होल फ्रेंड सर्कल एज वेल। पर एक चीज़ और भी है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ और भी है कि अगर हम बताते हैं कि मेरा ब्रेकअप हुआ और अब मैं सैड फील कर रहा हूँ, तो एक ये भी होता है ना कि फ्रेंड सर्कल में आपका मजाक बन जाता है, क्योंकि उनको लगता है यार ये पता नहीं आज तो हंस रहे हैं, कल फिर हंसेंगे, फिर परसों हंसेंगे, तो वी स्टार्ट सप्रेसिंग अवर इमोशंस। हाँ, तो हम अंदर ही अंदर तो घुट रहे हैं लेकिन दोस्तों को बता नहीं रहे हैं। राइट। और दूसरा ये है कि अगर हम ये भी माना जाता है कि एक टैबू माना जाता है कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो मतलब आपके दिमाग में कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी माना जाता है। वो उसको पॉजिटिव पॉइंट साइड पे लेते हैं कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ सम सिचुएशन, बिल्कुल, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इट इज बेटर टू गो ऑन रॉन्ग साइड, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। बिल्कुल। बट ये कि हमारा जो सोसाइटी, हमारी इन्वायरमेंट है जो आसपास का, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। दैट इज ट्रू। वो सही बात है। उस चीज़ में भी ये होता है ना, किसी इन्वायरमेंट और जो फ्रेंडशिप्स होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम कैसे फ्रेंड्स चूज़ करें, कैसे सर्कल चूज़ करें। कुछ सर्कल हमारे लिए इंकरेजिंग होगा, कुछ सर्कल नहीं होगा। और ये बड़ी फनी चीज़ इसमें आती है कि काफ़ी बार बोलते हैं लोग ना कि फीमेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वाइज, एंड मेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग। बट ये चीज़ वेरी फनी चीज़ आप नोटिस करो कि मेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी सुपरफिशियल। हम एज अ मैन, आप खुद नोटिस करो, एज अ मैन हम दोस्तों से क्या बात करते हैं? स्पोर्ट्स की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं, अपनी इमोशंस की बात करते हैं, नेवर, अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं, अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं, अपने स्ट्रगल्स की बात करते हैं, नहीं करते। तो हमने डेप्थ कहाँ है हमारे रिलेशनशिप में कहीं? हाँ, ऑब्वियस है। तो हमने क्या किया, मेल फ्रेंडशिप्स आर ऑलवेज वेरी सुपरफिशियल बिकॉज हम एक्चुअली डेप्थ में जाते ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर डेप्थ में जाएंगे नहीं तो लड़ाई तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है। आप क्यों लड़ोगे कि इंडिया को सपोर्ट करो, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हो? Why would I fight over that particular thing? Women friendships are much more in depth compared to that men friendships. So because they are in so much of depth up into their feelings, into their emotions, so naturally conflicts भी होते हैं, right? तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेल फ्रेंडशिप्स why they are long lasting compared to women friendships. And रही जो बात आपने exactly कही ना कि अगर आप जाके दोस्तों में बताते हो कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया and people are laughing, then maybe they care more about the status quo rather than your feelings at the end of the day, right? Yeah, obvious है। तो वो particular point भी समझना जरूरी है कि there are certain groups I would need to cultivate जो मेरे feelings से भी consideration ले सके। अब हर friendship नहीं समझ सकता वैसे for example, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे 3-4 सर्कल है, एक सर्कल सिर्फ टाइम पास करने के लिए, सिर्फ मस्ती करने के लिए, एक सर्कल सिर्फ पार्टी करने के लिए, लेकिन एक सर्कल ऐसा भी हो हमारा जहाँ पे हम खुल सके, ओपन हो सके, एक गुड ओपन हार्टेड कॉन्वर्सेशंस कर सके, बिकॉज दैट इज वेरी एक्चुअली ग्रो द मोस्ट। क्रिकेट मैच की बात कर लेंगे, पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, मजा आएगा जरूर, मस्ती करेंगे, बहुत खेल के आएंगे, बहुत अच्छी मजा आएगा, एक्साइटिंग होगा, बट वो इंटरनल जो बोझ होता है ना, वो निकलेगा नहीं। एंड ये बोझ निकालना स्पेशली फॉर अ मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें तो कभी मौका मिले नहीं जिंदगी में, ऑब्वियस है। बचपन से भी यही सिखाया गया ना कि नहीं बोलना है, नहीं बात करनी उन चीजों के बारे में। Men are strong, men are supposed to be strong, they don't have to cry. Yeah. तो we need such environments and not in a very कैसे हम रोने बैठ के यहाँ पर रो रहे बैठ के, but in a very open, comfortable way, talking about our emotions, about feelings, about our fights, about our conflicts, about what we're going through, and having a good company जो हम अच्छे suggestions भी दे सकें। तो यस, एक सर्कल तो एटलीस्ट होना चाहिए, हर मैन की लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि अभी देखा जाता है कि जो हमारे सर्कल है, जैसे कॉलेज टाइम के फ्रेंड सर्कल है, हमारा स्कूल टाइम का फ्रेंड सर्कल, जहाँ पे हम कनेक्शन फील करते हैं कि देयर इज सम कनेक्शन, we had a lot of good time with those people, like 5-7 साल हमने अच्छा एंजॉय किया था, कईयों के साथ ज्यादा बेटर है, and you were just enjoying your every moment of your life. अब क्या है कि लाइफ चेंज हो चुकी है। अब ये भी होता है कि उस टाइम पे हम किसी बात को सीरियस नहीं लेते, तो इट डजंट मीन कि हमें इस टाइम भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल 100%। सो अगर कोई लेता है तो अदर पीपल स्टार्ट सेइंग, अरे क्या बकवास कर रहा है यार, हम लोग एक दूसरे को गाली देते थे, अब तू कह रहा है कि तू बोल रहा है, आप बोल रहे हो, क्या ऐसे, मतलब अपनापन नहीं है। लेकिन पर आई एम 100% एग्री कि वो अपनापन तो ठीक है, वो नहीं है, अब आ जाए, चलो आ भी गया, लेकिन पर
talking deeply about the different topics about life and understanding and giving suggestions, ये तो men की life में हमेशा से मिसिंग बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, अपने इवोल्यूशनरी ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज एज यू एज आपकी लाइफ इवॉल्व करनी चालू कर जाती है। आप स्कूल से जब कॉलेज में जाते हो, आपको सारे स्कूल के फ्रेंड्स बहुत लगते हैं कि ये मेरे दोस्त क्यों थे। जब आप स्कूल से कॉलेज में एंटर करते हो, और जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, जब आप कॉलेज में एंटर करने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे फ्रेंड्स मेरे थे स्कूल में, क्या ये तो बड़े क्रिंज से लोग हैं। क्यों लग रहा है? बिकॉज आप इवॉल्व कर गए उस जगह से। अब आप नए शहर में आ चुके हो, नई जगह आ चुके हैं, नए दोस्त बना चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि वो पुराने दोस्त क्रिंज हो गए। बट उस वक्त आपके लिए वो इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज उस पॉइंट वही कनेक्ट कर रहे थे। बट नाउ यू इवॉल्व्ड फ्रॉम स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ। सेम चीज, कॉलेज लाइफ से अब आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, आप अलग एरिया में हो, अलग लाइफ में हो। अगेन वहां से भी तो इवॉल्व करोगे ना। अगर इवॉल्व करोगे तो आपका परसेप्शन, आपकी लाइफ भी चेंज कर रही होगी। अगर आपका परसेप्शन आपकी लाइफ चेंज कर रही होगी तो यू विल नॉट कनेक्ट ऑन द सेम थिंग्स। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करोगे कि एज वी इवॉल्व इन लाइफ, हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स कट होने चालू हो जाते हैं, बिकॉज हम कनेक्ट नहीं कर पाते उन लोगों के साथ, राइट? सेम लेवल पे नहीं है, सेम लेवल पे है नहीं, बिल्कुल राइट। तो हम जिनसे बहुत अच्छे से बात करते थे 5 साल पहले, आज हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि यार क्या बात करें इनसे, कोई समझेगा नहीं वो इंसान। हाँ, exactly. Right? It doesn't mean something is wrong with them or you. It means that you have evolved or they have evolved, and that's totally fine. That's the personal growth. Yeah. इसी बात से मुझे एक पॉइंट याद आया। अभी couple of months back I was talking to one of my friends. उसका बर्थडे था, तो I wished him. Since I moved back to चंडीगढ़, तो I was not able to connect with those people क्योंकि वो मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे। नर्सरी क्लास से स्टार्ट होके 10th क्लास तक we were together. और there was time कि जब मैं हर शाम को कम से कम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चल के उसके घर जाता था। हम लोग इकट्ठे होते थे, फिर वहां पे गलियों में घूमते थे, कहीं इधर उधर चले गए थे, और फिर शाम को वापस आते थे। छुट्टी वाले दिन बातें करते थे घंटों। और अब कॉल कर रहे तो समझ नहीं आ रहा है क्या बात करें। कॉल तो कर दी है, अब क्या बोलूं मैं, क्योंकि कनेक्शन नहीं रहा। बिल्कुल। तो एक ये नहीं है कि ऊपर नीचे ऊंचा नीचा कोई मतलब लेवल हो गया, नहीं, करना चाहते हैं लेकिन वो कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, कि कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा, कॉमन ग्राउंड नहीं। हाँ, और सेम चीज होती है कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी। अभी कुछ टाइम पहले आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड ग्रुप, तो दे वर टॉकिंग लाइक, मैंने कहा कि यार वी शुड नॉट टॉक इन दैट वे कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। तो अभी होता है कि सामने वाला दोस्त कहता है फनी वे में, अब तू कब से इस चीज की केयर करने लग गया। तो हम फ्रेंड्स हैं, तो हम एक दूसरे को कुछ बोल सकते हैं, इट इज ओके, बोल सकते हैं। लेकिन वो टाइम था, अब हम डिफरेंट लेवल पे हैं, हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट है। वी आर सेटिंग आवर सेल्फ एज ए एग्जाम्पल फॉर आवर किड्स। और अब वही चीज अगर आप कर रहे हो, तो नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, राइट? क्योंकि यू कैनॉट हर्ट पीपल, यू कैनॉट बी अब्यूसिव, राइट? बिल्कुल। तो वो अगर आप होते हो तो वो पुराने वाले आप नहीं बन सकते। हाँ, बिल्कुल, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, लेकिन अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं ढूंढ तो वही रहते हैं कि हमें वो बेफिक्री मिल जाए, वो नहीं मिल रही है। तो फिर डू यू थिंक कि मूविंग इनटू न्यू रिलेशन, न्यू फ्रेंड्स, डजंट मैटर कि मेल है फीमेल है, सो इफ यू मूव इनटू न्यू रिलेशन यू कैन जस्ट सर्च फॉर दोज रिलेशनशिप। यू विल, कुछ पार्ट जो इनेट पार्ट्स होते हैं, कुछ वैल्यूज जो होते हैं, वो तो हम हमेशा से करेंगे ना हमेशा रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट फ्री इन दैट। कॉलेज ग्रुप की बात करें, कॉलेज ग्रुप में फ्री होते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस पढ़ाई का टेंशन था और कुछ नहीं था, बाकी फ्री, कंप्लीटली फ्री। तो वो जो फ्रीडम था ऑफ बीइंग व्हाटएवर यू वांट, किसी समय उठ के क्रिकेट खेलने लग गए, कुछ भी कर रहे, कभी किसी रात में 12 बजे उठ के कैंटीन जा रहे खाने मैगी, फ्रीडम था, कंप्लीट फ्रीडम था। वो फ्रीडम तो अब इंसान सीख करता हर वक्त, आज भी आप सीख कर रहे होगे, बचपन में वही सीख कर रहे थे हम एक्चुअली में। वो फ्रीडम मिला था तो फ्रीडम तो सीख करेंगे। बट द होल पॉइंट अबाउट इज कि ऐसे ऐसे लाइफ मूव करते जाती है, वैसे वैसे हमें लाइफ में वेरिएबल्स ऐड होते जाते हैं, और वैसे वैसे डिपेंडेंसीज बनती चालू हो जाती है। जब डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीडम का एस्पेक्ट कम होगा, नेचुरल सी बात है। जैसे आज इफ यू आर मैरिड, इफ यू हैव अ वाइफ, इफ यू हैव किड्स, तो नेचुरली आप डिपेंडेंट हो उन पे और वो आप पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली। तो आप चाहो या ना चाहो, या लेकिन आपको ऑटोमेटिकली उधर भी कनेक्शन फील हो, अटैचमेंट फील है, उनको भी आपसे अटैच फील है। तो नेचुरली आप भी अपने जो एक्शंस लोगे, डिसीजंस लोगे, वो उस अकॉर्डिंगली शेप करोगे कि मुझे उनका भी ध्यान रखते हुए अपनी चीजों को डिसाइड करना है, राइट? अगर गाड़ी 100 में चला रहे थे पहले, आप 70 में ही चलाएंगे कि ध्यान रखना है मुझे कि घर पे 2 लोग बैठे हुए, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। तो वो अच्छी बात है समवेयर। बट हाँ, अगर इस चीज को हम एज अ बर्डन लेना चालू कर देंगे तो फिर हमें वो लगेगा कि यार लाइफ खराब हो गई। एज अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे तो लगेगा दिस इज अ पार्ट ऑफ माय इवोल्यूशनरी जर्नी, राइट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक श्योर कि इसको और ब्यूटीफुल कैसे बनाए। कि ये इतना अच्छा पार्ट है कि आई हैव टू लिव फॉर समवन एल्स एज वेल, मतलब इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है,
राइट। तो अगेन एक अच्छी पार्ट आ जाती है, तो वो पॉइंट को एज अ एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात पे इंपॉर्टेंस आ जाता है। जैसे एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, वैसे चीजें आसान हो जाती है। लेकिन हाँ, बर्डन बन गया, फिर आपको हमेशा लगता है वो तो बहुत अच्छी जिंदगी थी, वहीं चले जाते वापस। एक गाना भी आई थिंक किसी सिंगर का, पंजाबी सिंगर का है कि कॉलेज वाले टाइम का, I forgot the name also. So एक वो ऐसे है, पंजाबी सॉन्ग है, एक समरी हुंदा सी, हाँ ऐसा कुछ, हाँ वो इस टाइप से अच्छा गाना है। सो वही चीज है, इन शॉर्ट व्हाट यू जस्ट सेड कि अगर हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, खुशी से अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करें या अपने अंदर चेंजेस लेके आए, तो वो अच्छा है, वो बर्डन फ्री होगा। क्योंकि यू हैव एक्सेप्टेंस कि आई एम डूइंग इट फॉर माय फैमिली या फॉर आवर ओन पीपल, एंड आई एम डूइंग इट विद आवर माय ओन हैप्पीनेस, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के। तो ये सही रहेगा। अगर यही चीज हम कर रहे, सेम ही चीज रहे हैं, लेकिन किसी बर्डन में कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे हमें अंदर मारना शुरू कर देगा। बिल्कुल होता है। तभी रिलेशनशिप जब मोस्टली ब्रेकअप होता है, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि मुझे जो इनिशियली फ्रीडम था बिफोर कमिंग टू द रिलेशनशिप, वो फ्रीडम खत्म हो गया मेरा। अब मुझे कॉन्स्टेंटली बताना पड़ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किसके साथ मिल रहा हूँ, किसके साथ नहीं मिल रहा हूँ। अब इस चीज को मैं अगेन एक्सेप्टेंस भी ले सकते कि समवन इज केयरिंग फॉर मी सो मच दैट दे वांट टू नो आई एम सेफ और नॉट। बट मुझे लग रहा है कि यार बर्डन बन गया है, तो यार मुझे बताना पड़ रहा है तुम्हें हर बार कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। अगेन हाउ वी सी इट मैटर्स, राइट। सो लेट्स कंक्लूड दिस पार्ट। तो अभी ये तो हमें था कि हम अब किसी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, एग्जिट एनी रिलेशनशिप, तो ये सब चीजें। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट शुड बी द 2 or 3 पॉइंट्स वी शुड फोकस ऑन व्हेन वी एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप और व्हेन वी कम आउट ऑफ सम रिलेशनशिप? राइट। सिर्फ पहली चीज सबसे समझना जरूरी है कि किसी भी रिलेशनशिप एंटर करने से के वक्त आपका दिमाग, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप, बिकॉज बहुत ही नया फेज है आपके लिए, इज अ हनीमून फेज। तो आपको उस इंसान की सारी चीजें अच्छी लगेंगी, ऑब्वियस है। आपको जब सारी चीजें अच्छी लगेंगी तो आपका दिमाग हर एक चीज से अट्रैक्ट होना चाहेगा, हर एक चीजें बहुत ही मजा आएगा, बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग होगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट दोज एक्साइटिंग बटरफ्लाइज इन द स्टमक मोमेंट्स do not necessarily define how important and how beautiful the relationship is going to be. Right. That means जो आप जितना भी exciting feel कर लो, lovey dovey feel कर लो, passionate feel कर लो, उससे गारंटी नहीं मिलेगा कि रिलेशनशिप अच्छा होगा या नहीं होगा। These are just emotions. Right. And वो emotions बिल्कुल biological emotions है। वो हर इंसान दुनिया में फील कर सकता है, दुनिया में लिटरली हर इंसान फील कर सकता है। That means अगर आपको जज करना है कि वो रिलेशनशिप हेल्दी हो या नहीं हेल्दी हो, तो या तो आप जज करो बिफोर यू गेट इनटू दैट लवी डवी फेज और आफ्टर यू गेट इनटू दैट लवी डवी फेज। बस प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लवी डवी फेज के बाद आप अटैच हो जाते हो, तो उस वक्त जज करना और मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आप और निकल नहीं पाते हो। तो बेटर क्या है कि बिफोर यू गेट इनटू दिस होल एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ द रिलेशनशिप्स, ट्राई टू असेस व्हाट एग्जैक्टली एम आई गेटिंग इनटू, राइट। तो जब भी रिलेशनशिप में आप किसी नए इंसान को डेट कर रहे हो, डेट करने से पहले प्रॉपर समय लो ऑब्जर्व करने का उस इंसान को कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, आर देयर वैल्यूज अलाइनिंग विद मी और नॉट, एंड देन मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। राइट। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ लव के पैरामीटर पर कि बहुत मजा आ रहा है, द पर्सन इज ट्रीटिंग मी वेरी वेल, द पर्सन इज डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स फॉर मी, वो एक पैरामीटर नहीं हो सकता रिलेशनशिप की क्वालिटी को डिफाइन करने का, राइट। सो फर्स्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये जरूरी होता है कि डू नॉट एक्सपेंड टू मच टाइम विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये बहुत ही फनी चीज है कि ओवर एक्सपोजर हो जाता है पार्टनर को लेकर। जैसे हम कहते हैं टाइम बिताना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में एक अपने पार्टनर के साथ, अच्छी बात है, एक्चुअली बहुत जरूरी है, टाइम बिताना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सको एक दूसरे के साथ। बट टाइम बिताने के साथ साथ टाइम ना बिताना भी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम 24/7 साथ साथ है, तो नेचुरली हमें एक दूसरे को मिस करने का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, ऑब्वियस है। तो हम बहुत सारी चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं, मजे ले पा रहे हैं, बट एक जो फीलिंग आती है ना मिस करने वाली, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट रिलेशनशिप इज फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल आप 5 घंटे अपने पार्टनर के साथ हो एंड अब वापस जा रहे हो अपने घर जाते वक्त आपको याद आ रहा है कि आई विश दिस पर्सन वाज हियर विद मी। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, बिकॉज उस वक्त आपको याद आएगा कि मुझे कितनी इंपॉर्टेंस है इस रिलेशनशिप की, इस पर्सन की, एंड दैट बॉन्ड और दैट फीलिंग विल एक्चुअली स्ट्रेंथन योर बॉन्ड इवन मोर। तो एक चीज हम सब काफी बार क्या करते हैं, लोग आजकल ना ओवर एक्सपोज कर देते हैं खुद को अपने पार्टनर की तरफ कि हम 24/7 साथ रहेंगे, 24/7 टाइम बिताएंगे, 24/7 चिपके रहेंगे, जो कि जरूरी है टाइम्स, बट इतना जरूरी भी नहीं कि आप खुद को मिस करने का मौका ही ना दो। तो ऐसा भी रहो कि आप अच्छे खासा टाइम स्पेंड करो खुद को समझने के लिए, खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट खुद को एक हेल्दी स्पेस भी दो जहां पे आप खुद के बिना, एक दूसरे के बिना भी आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व करना रखो दुनिया कैसे जी जा रही है,
एंड देन उस अकॉर्डिंगली उस वक्त आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ प्रेशियस अ रिलेशनशिप इज फॉर मी. तो आई थिंक ये 2 चीज़ें बहुत याद रखनी जरूरी है कि लव इज नॉट द ओनली पैरामीटर फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप, एंड सेकेंडली जस्ट नॉट गो फॉर की ओवर एक्सपोजर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन. ऑल्सो वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग कि हम कैसे बाकी समय में अपनी चीज़ों को वर्कआउट करें. So that is the first phase. Now once you get into a relationship, and I mean to say once you get married. Yes. तो mostly आज के टाइम में ये बोला भी जाता है कि if it is a love marriage, तो there are more chances to get separated or divorced. और if it is a arranged marriage, तो there are chances कि ये चल जाएगी. तो ये माना जाता है. मेरा पर्सनल उस पर कुछ वो नहीं है. मेरा मानना तो ये है कि it depends upon the two person, of course, and situation to situation. बिल्कुल बिल्कुल. So ये बात अलग है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है. It depends upon the personal behavior. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन पर what is your expertise, advice on this? Right. हाँ, ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है. मेरा पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग है इस चीज़ को लेकर कि जनरली जो लव मैरिज करते हैं लोग ना, दे आर जनरली मोर करेजियस कि उनको फाइट करना है फैमिलीज के अगेंस्ट, लोगों से, दुनिया से, सोसाइटी से, सोसाइटी के नॉर्म से पार्टनर को चूज करने में, पार्टनर से शादी करने में. सो दे आर मोर करेजियस देन पीपल हु आर गेटिंग इनटू अरेंज मैरिजेस. सो जो 2 लोग करेजियस थे लव में आने के लिए, वो 2 करेजियस भी हो सकते हैं लव से बाहर निकलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जिस इंसान के अंदर करेज है टू डू समथिंग, दे विल ऑल्सो हैव द करेज टू ब्रेक समथिंग एज वेल, राइट? बिकॉज इवेंचुअली आप तो वही कर रहे हो, एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही है. तो अगर आपने सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली है, तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर तोड़ भी तो सकते हो. सो आई थिंक दैट इज वाई लव मैरिजेस often end up in divorces most of the times, because उनके पास करेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू अरेंज मैरिजेस. एक और जो रीज़न होता है ये होता है कि जो मैक्सिमम जो लव मैरिजेस हम बोलते हैं आज के डेट पे कि इन्होंने लव मैरिज कर ली थी, अब इनका ब्रेकअप हो गया, क्या ही था इनका. तो आई पर्सनली हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जो लव मैरिजेस वाले कपल होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे मैरी समवन जस्ट ऑन दैट फीलिंग ऑफ लव. दे आर नॉट मैरिंग बिकॉज दे आर द राइट पर्सन फॉर देम, दे आर मैरिंग समवन बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग ऑफ लव. राइट. अब क्या करते वो लोग, उन्होंने एक दूसरे से मिला, उनको प्यार हुआ, उनको बहुत मजा आया, एक्साइटिंग फील हुआ, एंड उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम शादी करने वाले. राइट. नो, व्हाट इज रियली हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आपने उस हाई वाले फेज में डिसीजन ले लिया बहुत बड़ा लाइफ का कि मुझे शादी करनी है. तो आपने किक पे, एक हाई फीलिंग पे शादी कर ली, एंड सडनली जब आप साथ होना रहना चालू करते हो, देन आपको रियलिटी हिट करनी चालू करती है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रॉब्लम्स, फाइनेंसेस एंड बहुत सारी चीजें बीच में आनी चालू करती है. एंड देन वहां पे हनीमून फेज तब तक खत्म होना चालू हो जाता है. व्हेन द रियलिटी हिट्स, देन यू रियलाइज कि यार लव वाली फीलिंग तो खत्म हो गई. तो उनका दिमाग कहता है कि यार जिस चीज के लिए मैं शादी की थी वो तो खत्म हो गया, अब कोई फायदा नहीं चीज को, एंड दैट इज वाई द ब्रेकअप. सो आई पर्सनली फील कि लव मैरिजेस which happen just on the context of love, they have very high chances of getting divorced. Love marriages who are conscious also of what are the things both are bringing on the table, they become very happy marriages. Right. तो love marriages जिसमें एक proper analysis हो, observation हो, understanding हो regarding each other, वो बहुत ही beautiful marriage होता है. लेकिन वो love marriage जो सिर्फ love की feeling पे शादी कर ली गई थी, they often are not good love marriages. Yeah, right. So do you think कि ऐसा भी है, क्योंकि एक जब लव मैरिज कर रहे हैं, मान लो आफ्टर 2 year और 3 year ऑफ रिलेशनशिप यू गेट मैरिड, और एक साइड होता है कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं. सो लव मैरिज में क्या है, जो हनीमून पीरियड है, एक दूसरे को जानने का है, एक दूसरे से मिलने की खुशी है, इच्छा है, वो शादी से पहले हो चुकी है. आप एक दूसरे को जान चुके हो, टाइम स्पेंड कर चुके हो, एंड यू स्टार्ट, जब लव मैरिज हो जाती है देन ठीक है, 1-2 हफ्ते, महीना, 2 महीना, इट्स ओके. नाउ यू मूव टू नेक्स्ट लेवल कि यार शादी तो हो गई है, चलो ठीक है, अब हम दोनों साथ में हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ कि कैसे काम चलेगा. एंड मोस्टली बॉयज फील लाइक कि यार अब नेक्स्ट फेज के ऊपर तैयार होते हैं, तो फैमिली प्लानिंग और मे बी जॉब, फाइनेंसेस एंड अदर थिंग्स. और अरेंज मैरिज में क्या होता है, शुरू के 2 या 3 साल हमारे को मिलते हैं, 3 साल 4 साल एक दूसरे को समझने के. वही चीज, वो 2-3 साल जो हमें मिले हैं, वो हम अपने लव मैरिज में पहले खत्म कर चुके हैं. तो वो 3 साल का हनीमून पीरियड हम लव मैरिज में पहले खत्म कर चुके हैं, और अरेंज मैरिज है वो बाद में हो रहा है. बिल्कुल. और जब तक वो कहते हैं, नॉर्मली ये होता है कि जब तक वो खत्म होता है, एट दैट टाइम यू हैव किड्स एंड यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब चीजें आगे चलने लग जाती हैं. और अरेंज मैरिज में वो चीजें, सॉरी लव मैरिज में वो चीजें एकदम पहले आ गई. सो डू यू थिंक दैट कैन बी द वन ऑफ द रीजन? नहीं, आई थिंक वो
बेनिफिशियल होता है। मेरे पर्सनल अगर पॉइंट ही रखी जाए तो आई वुड पर्सनली से कि लव मैरिज में भी बेनिफिशियल फैक्टर आ जाता है, बिकॉज आपने क्या किया, वो एक्साइटिंग फेज जी लिया पहले, सब कुछ कर लिया, एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट, ट्रैवल, सब कुछ कर लिया साथ साथ, एंड देन अब जब रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, शादी में एंटर कर रहे हो, उससे साथ रह रहे हो एक दूसरे के साथ, वहां पे आपको ग्रोथ का फेज आ रहा है, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग टुगेदर, बिकॉज ग्रोथ हमेशा सिक्योरिटी के बाद आता है। तो जब इनिशियली ईयर्स होता है वो सिक्योरिटी का एरिया, जहाँ हम सिक्योरिटी बिल्ड करें एक दूसरे के, दैट इज व्हाई इट इज एक्साइटिंग, बिकॉज हम सिक्योरिटी बिल्ड करें एक दूसरे के साथ। तो लव मैरिज जब 2-3-4 साल आपने डेट कर लिया एंड देन यू गेट इनटू द लव मैरिज, तब तक आपने सिक्योरिटी बिल्ड कर लिया था, अब आप अटैचमेंट वाले फेज में एक सिक्योर स्पेस में एंटर कर रहे हो। अगर आप हेल्दी कपल हो, हेल्दी तरीके से रिलेशनशिप जा रही है, देन उस हेल्दी कपल से बहुत आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, ब्यूटीफुल बेनिफिट्स दिखेंगे, आप बहुत पर्सनली ग्रो करोगे, दोनों साथ में ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ। तो वहां पे आपको ग्रोथ का मौका मिला, एंड जब आप ग्रोथ करोगे, एक दूसरे को समझ लोगे, बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लोगे, देन यू विल हैव किड्स एंड देन थिंग्स विल गो वेरी नाइस एंड गुड फॉर यू। अरेंज्ड में वो चीज़ एक मिसिंग होता है, मुझे मेरे अकॉर्डिंगली वो ये चीज़ मिसिंग होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साथ आना चालू करते हो, द मोमेंट यू कम टुगेदर हनीमून फेज आता है, तो वो लव अट्रैक्शन वाला फेज आ गया, हनीमून वाला फेज आ गया। जब हनीमून वाला फेज आ गया, उस पर्टिकुलर फेज के बाद क्या हो रहा है, आपका 1-2 साल तो निकल गया उस पॉइंट पे, अब प्रेशर आना चालू हो गया सोसाइटी का, दुनिया का, आपका खुद का, कि आई नीड टू हैव किड्स, आप बच्चे करने चले गए, तो आपका सारा ध्यान ग्रोथ वाले फेज में एंट्री नहीं कर पाया। आप एक्साइटमेंट में तो गए, एक्साइटमेंट के थोड़े वक्त बाद आपको बच्चे हो गए, आपका सारा ध्यान, बिकॉज वंस यू हैव किड्स देन यू हैव नो टाइम फॉर ईच अदर, राइट, फॉर एटलीस्ट 2-3 years, देन सारा ध्यान तो उधर चला गया। तो आपको खुद की जो ग्रोथ वाला पैटर्न था, अंडरस्टैंड करने वाला पैटर्न था, सिक्योरिटी बिल्ड करने वाला पैटर्न था, बिल्ड ही नहीं हो पाया, वो मिस हो गया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, आई मीन वुड अगेन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर पर्सन चाहेगा तो उधर भी ढूंढ लेगा मौका बिल्ड करने का। तो ये चीज जेन्युइन से ओपिनियन वाली बातें हैं, बट एक्चुअली में इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। अगर दो इंसान एक्चुअली में एक दूसरे से डिवोटेड है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे में कमिटेड है, तो दे विल फाइंड वेज टू मेक इट वर्क नो मैटर व्हाट इट इज। एग्जैक्टली। अगर दोनों कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ रहे, कुछ ना कुछ चीजें हैं, देन आप कितना भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दो, वो खराब हो जाएगा। So I think depends on the person eventually. So एक सिचुएशन और होती है ना कि जैसे लव मैरिज है, लव मैरिज में क्या होता है कि पहले जब शादी से पहले आप एक दूसरे को जानते हो, तो उस टाइम एक बात आती है नॉर्मली, जैसे मूवीज में भी देखा जाता है, सीरियल्स में भी आता रहता है, और एक दूसरे वैसे एक्चुअल रियल लाइफ में भी होता ही है। सो लेकिन शादी से पहले तो तुम ये करते थे, अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो दैट इज द एक्सपेक्टेशंस कि पहले ऐसे होता था एंड नाउ कंपैरिजन विद करंट सिचुएशन, अब तुम नहीं करते हो, सो या नहीं करती हो। So do you think that is also one of the reason to get problems in the relationship? बहुत problems आते हैं relationship में, maximum problems इन expectations के कारण ही आते हैं। Okay. But I think it's very important to communicate about these expectations, क्योंकि exactly क्या होता है initial days में एक chase होता है relationship का, वो chase to make a relationship work or to get that particular person, वो chase होता है initially। तो जब आप chase वाले moment में होते हो तो आप over the line जाके चीजें करते हो, राइट, बट जैसे जैसे आपको दिखता है कि चलो वी आर नॉट टुगेदर, तो आपको चेज वाला कंपोनेंट कम हो जाता है। जब चेज कंपोनेंट कम हो गया तो आप उसको सटली धीरे धीरे कम करना चालू कर दोगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट आता है, काफी बार वो चेज अगर इतना ऊपर है और बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पहुंच जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा गैप है। हाँ, देन दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट। लेकिन आप इसको सटली बढ़ाओ और सटली धीरे धीरे रिड्यूस करके कंफर्टेबल एवरेज पॉइंट पर लेकर आओ, तो चीजें फिर भी ओके, राइट। तो आजकल एक बहुत कॉमन फेनोमेना चल रहा है, लव बॉम्बिंग। तो उसमें क्या होता है, एक पार्टनर स्टार्ट्स टू लव बॉम्ब द अदर पार्टनर। सो व्हाट दे डू इज बेसिकली दे शार यू विद गिफ्ट्स, दे आर कम्युनिकेटिंग विद यू 24/7। वो इतना हर कुछ इतनी सारी एक्सट्रीम्स में कर रहे हैं जिससे आपको ये लगेगा कि द पर्सन लव्स मी द मोस्ट। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मैनिपुलेटिंग यू इमोशनली इनटू थिंकिंग दैट दिस इज ट्रू लव, बिकॉज मैं आपको सोचने का मौका नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इतना सब कुछ मैं इतने कम समय में दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो आपको लगेगा कि दिस इज व्हाट इज ट्रू लव, राइट। तो नाउ दिस इज वेयर चेज एग्जैक्टली हैपेंस। अगर मैं आपको इस तरीके से लव बॉम्ब करते रहूंगा तो आपको स्पेस मिलेगा नहीं सोचने का, और आपको लगेगा शायद इतना मेहनत कर रहा है कोई इंसान मेरे लिए, तो कुछ होगा तभी कर रहा है, नहीं करेगा। तो बट व्हाट द फनी थिंग इज कि यहाँ पर मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वर्थ अपना। सो आई वांट टू फील वर्दी बाय गेटिंग यू। एंड ये बहुत ही फनी चीज हो रहा है रिलेशनशिप के ट्रेंड में, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है रिलेशनशिप में, इस सेंस में कि अ लॉट ऑफ मेन और लॉट ऑफ वुमेन एज वेल एट टाइम्स दे एंड अप चेजिंग वन पर्टिकुलर पर्सन, दे आर चेजिंग देम वेरी एक्सट्रीमली, एंड जब उन्हें वो मिल जाता है देन दे सी कि मिल तो गया, मुझे तो यही चाहिए था ना, जो मुझे चाहिए था, जो मेरे नीड्स है वो फुलफिल हो गए, नाउ मेरा जो एफर्ट है वो जीरो हो जाएगा। नो दिस गैप इज ह्यूज। अगर इतना बड़ा गैप आ गया ह्यूज, तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, राइट। एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल इधर। मैं आपको इतना जो एफर्ट डाला आपके 1 महीने में इनिशियली आपको कन्विंस करने के लिए, वो एफर्ट अनसस्टेनेबल था,
तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है. बट हाँ, जो गैप आप कह रहे हो ना कि नॉर्मली गैप आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान उतना लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाता हमेशा. लेकिन हाँ, वो पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम जेन्युइन तरीके से कम्युनिकेट करें, प्रॉपर्ली वर्कआउट करें और ऑल्सो कंसिडर करें दूसरे इंसान के फीलिंग्स को, उनके पैटर्न्स को, उनकी बातों को, तो एक प्रॉपर तरीके से उसको बिल्डअप किया जा सकता है. तो बहुत बड़ा गैप इज अ प्रॉब्लम, बट थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएंगे नेचुरली बिकॉज पीपल चेंज. So do you think that too much family interference in anybody's new relationship also become the cause of any breakup? बहुत ज़्यादा. आज के डेट में सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है. दो इंसान आज के डेट में two people get married to each other. Both are financially independent, both are working, both are earning well, and both want to be independent. But since the women have moved into the man's house, उनको कुछ responsibilities automatically add on हो गई लाइफ में. Right. Because they are already insecure about getting into a new family. They're already insecure about how their family is going to like me or not. They're already insecure about what they're wearing, what they're not wearing, so many other things and so many other assumptions from expectations from people. तो क्या हो रहा है, उस women के ऊपर already over unset expectations added up है. उसके ऊपर से अगर कुछ interferences आ जाते हैं उस women के ऊपर, तो naturally चीज़ें handle करना मुश्किल हो जाती है. Right. And वो expectations क्या हो रहे हैं? They're coming from people who are from the older generations. और उनकी लाइफ को दिए का तरीका बहुत अलग था. वो लोग मोस्टली, नॉट जनरलाइजिंग बट मोस्टली हाउस वाइफ्स थे. तो उनके एक्सपेक्टेशंस ये होंगे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें सुबह उठ के खाना बना के जाओ, तुम पहले घर की सफाई करके जाओ, फिर वैसा करो. तो बेसिकली हो क्या रहा, वुमेन हु इज अर्निंग वेरी वेल, हु इज डूइंग सो मच, हु इज एडिंग इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली, नाउ आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एनवायरनमेंट एज वेल. कि खाना कौन बनाएगा और घर साफ कौन करेगा, फिर ये कौन करेगा, वो कौन करेगा. व्हाइल द मैन थिंक्स कि यार मुझे तो आराम है, मुझे बस घर बाहर जाकर काम करके आना है. तो राइट, तो उसके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम एनीवन. तो इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि बिकॉज ऑफ दोस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, द वीमेन फील्स अ लॉट मच बर्डन्ड. एंड काफी लोग समझ नहीं पाते इस चीज को. तुम लोग कहते कि तुम तो लेजी हो, तुम तो बहाने दे रहे हो, तुम तो सही समझ नहीं पा रहे हो चीजों को. इस चक्कर में बहुत लड़ाई होती है, और लड़ाइयाँ तब और बढ़ जाती है जब द हस्बैंड और द मैन इज नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू. कि एटलीस्ट द हस्बैंड शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, दैट शी इज मे बी स्ट्रगलिंग. बिकॉज किसी भी इंसान के लिए वो रियलिस्टिक नहीं है इतना सारा कुछ काम करना. अगर आप प्रॉपर्ली घर पे हो तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है. लेकिन आप डिवोटेड हो एक जगह पे, राइट, आप इधर भी नहीं हो सकते, उधर भी नहीं हो सकते, और दोनों जगह एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते हो. तो ये चीज अगर हस्बैंड समझे तो मे बी ही विल स्टार्ट पिचिंग इन, ही विल स्टार्ट डूइंग इन द इनर वर्क, ही विल आल्सो स्टार्ट डूइंग सम वर्क एट हाउस, या फिर ही विल स्टार्ट फिगरिंग आउट एक्सटर्नली कैसे चीजों को फुलफिल किया जाए. एग्जैक्टली. तो वो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिसिंग हो रहा है काफी रिलेशनशिप्स में. और मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डिवोर्स आज के दिन में यही है कि हस्बैंड इज ईदर नॉट एबल टू स्टैंड अप फॉर द वाइफ, और हस्बैंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरी क्या नीड्स एंड प्रायोरिटीज हो सकती है घर को लेकर. बिकॉज बचपन से हम लड़कों को जनरली इस तरीके से ग्रो किया गया है, किचन में मत आओ, हम बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, खाने प्लेट पे मिल जा रहा है, टेबल पे मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, मतलब एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी. राइट. व्हाइल वुमेन वर ट्रेन्ड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हें बड़े को यही करना है. एग्जैक्टली. तो अब हमें एज अ मैन लग रहा है कि मुझे तो मुफ्त का मिल ही रहा है. वुमेन को लग रहा है कि यार तुम मुफ्त का कैसे खा सकते हो सिर्फ ऐसे बैठे बैठे, यू शुड आल्सो पिच इन. तो ये गैप को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है. एग्री, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि एज ए मैन अगर हमें लगता है कि दैट इज ओके, ये विमेन की ही ड्यूटी है, वही करेगी, खाना बनाना है, घर संभालना है, ये सब चीजें उनकी ड्यूटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ शी इज डूइंग द जॉब आल्सो. यस यस, मेरा काम सिर्फ जॉब करना, पैसा कमा के लेके आना है. अब एक चीज और भी आती है आज के टाइम में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो जब हम अपने घर में अपने बेटियों को, बहनों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, और एक सोसाइटी के अंदर ये चलता है कि जो लड़की है, हमने लड़की का नहीं खाना, लड़की के हक का हम नहीं लेंगे. लेकिन ये देखा गया है कि आने वाली लाइफ में ये सेम काइंड ऑफ फीलिंग उसके माइंडसेट में बैठ चुकी है कि ऐसा है, तो जो मैं कमा रही हूँ वो मेरा है, लेकिन जो हस्बैंड कमा रहा है वो घर चलाने के लिए है, और इट गिव बिकॉज ये मेरे बुरे टाइम में काम आएगा. सो माइंड में ऑलरेडी कहीं पे है कि वो बुरा टाइम आएगा तब ये काम आएगा. और इवन इफ आई एम एंटरिंग इनटू एनी रिलेशनशिप, तो मेरे माइंड सेट पे कहीं ना कहीं है कि वो बुरा टाइम आएगा. तो इसका मीनिंग क्या है कि हम वो बुरे टाइम की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं. इट इज गुड कि प्लान फॉर द वर्स्ट, बट डोंट थिंक अबाउट दैट. बिल्कुल 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 100%. जैसे मैंने बात करी ना किचन वाली बात,
कि मेन को ये कंडीशन कर दिया गया था बचपन से कि तुम्हें किचन में नहीं जाना है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है। राइट। सिमिलरली वुमेन के साथ यहाँ पर ये होता है कि वुमेन को बता दिया गया कि तुम्हारा तो तुम कहीं और चले जाना है, तुम्हारा अपना पैसा ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तुम्हारे हाथ का नहीं खाना है। तो समवेयर उनके दिमाग में बात बैठ गई है। Now they are also not willing to change that approach. Yeah. A lot of women, not everyone, but a lot of women are not willing to change. Lot of them are not willing to change that approach, which is also wrong. So somewhere अगर हम men से expect कर रहे हैं ये चीज कि they should be pitching in something at home, तो women should also be able to do something in financial grounds as well. Exactly. Equality दोनों तरफ से आए, not only from one side आए. Because ये चीजें बहुत ही commonly आती है आज के डेट पे। हम बात करते हैं कि a lot of women, जो funny चीज लगता है मुझे कि lot of women tend to say कि मुझे एक चाहिए बहुत ही emotionally available, soft और बहुत ही sorted और बहुत ही clear man. But I also want a man who is dominating, who pays for my bills, who is opening my car door, who is always paying for my bills, who is always paying for my shopping. अब ये चीज एक्सट्रीम ऑपोजिट पोल्स की बात कर रहे हो। राइट। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो इंसान एक कंपोज्ड, एक इन्वायरमेंटल, एक इमोशनली अवेलेबल पॉइंट से ऑपरेट कर रहा है, वो उन चीजों पे रूल आउट करे, उन चीजों पे वर्क करे जो एक्जैक्टली पैट्रियार्कल है। आप पैट्रियार्कल की कुछ चीजों को पकड़ नहीं सकते हो, कुछ चीजों को छोड़ नहीं सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स की पैट्रियार्की ने कुछ चीजें दी थी, उसकी भी अपनी बेनिफिट्स है, उसके भी नुकसान थे, बट हमें लगा कि वो अच्छी चीज नहीं है, व्हिच इज एक्चुअली नॉट राइट। जनरली वो बेकार चीज है। तो अगर हम पैट्रियार्की को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें अच्छी चीज भी खोनी पड़ेगी, बुरी चीजें खोनी पड़ेंगी। सो दैट मींस इफ आई एम गोइंग ऑन अ डेट देन वी शुड बोथ पे, राइट। अगर हम वो एज्यूम नहीं कर सकते फिर कि हाँ कि अ मैन शुड ओनली पे एंड अ वुमन शुड जस्ट बी सिटिंग, तो अगर हम दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वी शुड बोथ बी पेइंग एंड यस आई विल ट्रीट यू द सेम एग्जैक्ट वे, जैसा मैं तुम्हें ट्रीट करूँ, जैसा तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो। मैं घर में भी उतना ही काम करूंगा जितना तुम कर रहे हो, मैं खाना भी उतना बनाऊंगा जितना तुम बना रहे हो। सो वो इक्वल होगा, कंप्लीटली इक्वल होगा। पिक एंड चूज नहीं कर सकते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि यही चीज चल रही है कि आजकल जब मैरिजेस के अंदर जब एक बेटी अपने ससुराल जाती है तो उसके माइंडसेट वही होता है कि जो मेरा पैसा है वो मेरा है, ठीक, क्योंकि ये मेरे बुरे टाइम का है। हाँ, मैं बचा रही हूँ, फैमिली के लिए बचा रही हूँ, लेकिन ये मेरे बुरे टाइम का है। और शी डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर कि फैमिली के लिए अब ये जरूरी है कि लड़के को भी हक है कि वो भी कुछ बचाए, क्योंकि वो तो अपना 100% गिवन कर चुका है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो दोनों करेंगे तो, और दोनों ही अपने बुरे टाइम के लिए बचाएं, आई थिंक दैट शुड बी द कॉमन ग्राउंड। और हमारे को अपने बेटियों को, बहुओं को एट दैट टाइम उनको टीच करना चाहिए जब वो हमारी फैमिली में है, एज ए गर्ल चाइल्ड। बिल्कुल, इक्वालिटी, आई मीन दिस इक्वालिटी विल स्टार्ट फ्रॉम हमारी फैमिलीज। हाँ, वहां से ये मेरे ख्याल से उनके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी कि या वी हैव टू शेयर। बिल्कुल, वी हैव टू शेयर एंड वी हैव टू, मतलब कोई डिफरेंस है नहीं। आई मीन आज के डेट में एक्चुअली हम अगर बच्चों को ग्रो कर रहे हैं तो आज के डेट में हम, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा डिफरेंसेस के साथ कोई ग्रो कर रहा है। इक्वल तरीके से देख रहे हैं बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों को, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट तो आ ही गया है जनरली। बट हाँ, ये चीज भी समझाना जरूरी कि छोटी छोटी चीजों में भी, इफ आई एम टीचिंग अ मैन टू नो हाउ टू कुक, आई शुड आल्सो टीच अ वुमन टू नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस इन एन इक्वल वे। ऑब्वियस है। So this is the one thing. This is the second point. So now let's move to the next part. So once we are into the relationship, we got married and everything. अब चीजें अगर खराब होनी शुरू हो, what should we do? Right. Like understanding problem आती है, understanding in family. तो उनके साथ understanding नहीं बन पा रही है. So how should we can tackle with this kind of problem? See, जैसे बताया मैंने कि हर एक चीज का बेस होता है सिक्योरिटी। अगर एक बेस सिक्योरिटी का बन गया ना तो एवरीथिंग इज वेरी फ्रीली प्लेइंग। वो सिक्योर बेस बनाना सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। वो तभी बनता है जब रिलेशनशिप नया नया होता है। एक पॉइंट अगर बना नहीं है सिक्योर बेस, 5 साल बाद अब लड़ाइयाँ चालू हो रही है, सिक्योर बेस नहीं बन पाया था, तो चीज़ें बहुत एस्केलेट हो जाती है। तो पहला हमें हमेशा यही बोलना चाहिए कि जब रिलेशनशिप में आप इनिशिएट कर रहे हो तो हमें एक सिक्योर स्पेस देना चाहिए एक दूसरे को टू ऑपरेट द वे दे आर। हम नहीं जज कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को डेट करते करते कॉन्स्टेंटली जज नहीं करते रहेंगे कि दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग, दिस इज हाउ यू लुकिंग, ये तुम्हें ऐसा पहनना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए, तुम इतना कमा रहे हो, तुम बहुत कम कमा रहे हो, इतना और कमाना चाहिए, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम एक दूसरे को ऐसे वर्ड्स कहेंगे, फिर हमने एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दी बिल्ड करने का। तो आज मैंने फिर भी सह लिया, 4 साल बाद नहीं सहेगा कोई, और 4 साल बाद वही चीजें बढ़ जाती है। तो पहली चीज जो 5 साल बाद जो बोल रहे हो लड़ाइयाँ होनी चालू हो जाती है, वो पहले से सीड होनी बढ़नी चालू हो गई होती है। सीड आपने इनिशियल डाल दिया होता है, वो सीड में इतनी पानी डल चुकी होती है कि वो बड़ा प्लांट बन गया होता है 5 साल बाद। तो पहले तो सीड को मेक श्योर करना है कि वी नीड टू मेंटेन अ सिक्योर एनवायरनमेंट इन द रिलेशनशिप, राइट, दैट हैपेंस विद अ कांस्टेंट नॉन जजमेंटल स्पेस, विद गुड कम्युनिकेशन, विद गुड
क्लैरिटी एंड गुड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एज वेल। ये बात समझ के चलना कि दोनों पार्टनर्स आर नॉट परफेक्ट, बोथ पार्टनर्स आर इम्परफेक्ट। तो दोनों पार्टनर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पार्टनर परफेक्टली कुछ भी चीजें कर सके, लेकिन ये समझ पाना कि माई पार्टनर इज नॉट परफेक्ट बट आई टेक द ओनरशिप ऑफ माई पार्टनर, दैट शी इज नॉट द वे आई एक्सपेक्ट हर टू बी बट शी इज व्हाट इट इज एंड शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन in and out. Now this is on dependent on me to make it the relationship work. Right. अगर मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि मुझे रिलेशनशिप वर्क करना है, no matter what it takes, then I'll make it work. But अगर मेरे दिमाग में सीड आ गई, यार she is not as beautiful as other women, या सीड है जो कि छोटी सी सीड लग रही है, तो मैं उसे कहीं ना कहीं बिहेवियर से निकल रहा, आज भी मैं उसे टोक रहा हूँ छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे बोल रहा हूँ कि यार देखो वो ऐसे लग रही है, तो ऐसे कपड़े पहनते हो, तुम ऐसे नहीं पहनते हो, वो ऐसे मेकअप करते हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, वो ऐसे दिखते हो, तुम ऐसे नहीं दिखते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे। आज वो भी इग्नोर कर रहे हैं, आज मैं भी उतना स्ट्रांगली नहीं बोल रहा हूँ। 4 साल बाद शी विल आल्सो स्टार्ट रिजेंटिंग यू फॉर शोइंग दोस थिंग्स एंड आल्सो रिजेंटिंग हर, आई विल आल्सो स्टार्ट रिजेंटिंग हर फॉर नॉट लुकिंग द सेम वे। तो वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो वो सीड, सिक्योर एनवायरनमेंट बिल्ड करना, कि रिलेशनशिप को हम बहुत बार कहते हैं कि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गुड लुक्स एंड गुड मनी एंड गुड दिस एंड गुड दैट। इट्स नॉट अबाउट दैट। आई मीन रिलेशनशिप में अगर आप एक दूसरे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे दो, a good space of companionship, a good space of trust, a good space of communication दे दो, बाकी सारी चीजें खुद बिल्ड हो जाती है, राइट? तो वो स्पेस पहले देना जरूरी है। अब मान लो नहीं हो पाया बिल्डअप, अब 5 साल बाद लड़ाइयाँ चालू हो चुकी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगेन इट्स आपके पास ऑप्शन है टू मे बी गो टू मैरिज काउंसलर। में भी आप किसी मैरिज काउंसलर के पास जाओ, रादर देन किसी रैंडम इंसान के पास बैठ के उनसे पूछो पंचायत करके कौन सही कौन गलत है, वो चीज़ें और खराब कर देगी चीज़ों को, बिकॉज वहाँ पे फिर हम ब्लेम गेम करना चालू कर देते हैं कि तुम सही और तुम गलत हो वाली चीज़, वो दैट नेवर वर्क्स एट ऑल। लेकिन हाँ, गो टू मैरिज काउंसलर जो कि आपके दोनों की बात को सुन के एक प्रैक्टिकल थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, ताकि आप चीज़ों को समझ सको और वर्कआउट कर सको। लेकिन वो पॉइंट समझ पाना लोग नहीं करते जनरली। तो अगेन वहाँ पे भी लोग इतनी एक्सट्रीम तक ले जाते हैं ना, जहाँ पर चीज़ें इतनी खराब हो चुकी होती है कि दिमाग से निकल ही नहीं पाती है। नाउ यू हैव सेड ईच अदर सो मेनी अगली थिंग्स, यू हैव बीन इनटू सो मच इमोशनल एंड फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज। क्या आप कितना भी काउंसलर के पास चले जाओ, कितना भी कुछ काम कर लो, वो चीज़ें दिमाग से निकल ही नहीं रही, वो दिमाग में कॉन्स्टेंटली फ्लैशिंग इन योर आईज। तो इट इज मे बी टू लेट। तो आई थिंक राइट पॉइंट पे राइट अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, कि पहले सिक्योर बेस बिल्ड करो। किसी कारण से अगर नहीं बिल्ड हो पाया तो जितनी जल्दी हो सके उतना राइट जल्दी इंटरवीन करो, एंड देन टॉक अबाउट द इश्यूज, टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हर्टिंग यू, व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट हर्टिंग यू। तो अगर वो सेफ स्पेस बन जाता है दोनों पार्टनर के बीच में, तो चीजें रिजॉल्व हो सकती है। बट वही ईगो बीच में आ जाता है तब तक ना, वो प्रॉब्लम है। सो डू यू थिंक, एक वेग सा क्वेश्चन है कि our religion also plays a role in this kind of situations? बिल्कुल। How? रिलीजन का बिलीफ से बहुत बड़ा नाता है ना, कि हम रिलीजन नहीं सिखाया एक्चुअली में कि व्हाट अ वुमेन शुड डू एंड व्हाट अ वुमेन शुड नॉट डू। आप नोटिस करोगे डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट वेज ऑफ फंक्शनिंग होते हैं। कुछ रिलीजन आपको बहुत ही ऑप्रेस करना सिखाती है, कुछ रिलीजन ओपन करना सिखाती है। रिलीजन में कहीं ना कहीं ऑपरेशन है। अगर ऑनेस्टली मैं बात कहूँ, एवरी रिलीजन is oppressive towards women. Every religion. Some religion are much more oppressive, some religion are less oppressive. But every religion is oppressive towards women. Why are they oppressive? Because जिस जनरेशन में रिलीजन डेवलप हुआ था 500,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, उस वक्त यही इन्वायरमेंट था। उस वक्त सारा पावर मैन सेंट्रिक था। Right. तो जिस वक्त ये किताबें लिखी गई थी, उस वक्त इस तरीके का जनरेशन था, इस तरीके की दुनिया थी, तो उस तरीके से बन गई इन्वायरमेंट, उस तरीके से उनके नॉर्म्स एंड रूल्स बन गए। तो हाँ, अगर हम पर्टिकुलर रिलीजन से जहाँ पे ऑपरेशन और ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी ये फील होगा ना कि यार मेरे पावर ज्यादा है कंपेयर टू हर, सो नेचुरली आई वुड फील कंफर्टेबल डूइंग व्हाटएवर आई वांट एंड आई विल ऑलवेज सप्रेस हर, कि तुम्हारी वैल्यूज मैटर नहीं करती, तुम्हारी नीड्स मैटर नहीं करती, मेरी नीड्स मैटर करती है। सो इवन इफ आई एम गोइंग आउट चीटिंग, डजंट मैटर, मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा रोल आ जाता है वहाँ पर भी। Do you think our television also plays a big role in our relationships? क्योंकि टेलीविजन में दिखाया जाता है डिफरेंट डेली सॉप्स में, मूवीज में आजकल, a man is getting into relationship with another woman out of the marriage, or women is also doing the same thing, but वो they are both a good person, so it's okay. वो it's okay वाला कंसेप्ट होता है जो हमारी डेली सॉप्स में दिखाया जाता है। एक बंदे की 2 शादियां हुई, 3 शादियां, बट इट्स ओके। फिर भी वो जेन्युइन बंदा है, वो सही आदमी, वो गलत डिसीजन नहीं लेता। तो डू यू थिंक कि ये जो हमारे चीजें जो दिखाई जा रही हैं, ये आल्सो दीज थिंग्स आल्सो अफेक्ट आवर रिलेशनशिप्स? दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल है, बट इसमें भी आई थिंक 2 चीजें हैं, नॉट कम्प्लीटली गुड, नॉट कम्प्लीटली बैड वाले एस्पेक्ट से। कि एक पहला चीज आता नहीं, काफी बार फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई अरेंज मैरिज से या लव मैरिज, इन व्हाटएवर वेज, और आप 2 बहुत ही डिफरेंट पीपल हो,
बहुत ही डिफरेंट पीपल हो, आपकी नीड्स कभी फुलफिल नहीं हो रही है, आपके बहुत क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आई थिंक उन केसेस में ब्रेकअप कर लेना और डिवोर्स लेना इज अ बेटर सॉल्यूशन रादर देन पीसते रहो एक दूसरे को। ऑब्वियस है, राइट। तो उन केसेस में इट्स अ गुड पॉजिटिव वे कि इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, बिकॉज हम हमारे आज के डेट में फिर भी डिवोर्स बिकम्स अ वेरी कॉमन वर्ड। 20-30 साल पहले इट वाज अ वेरी बिग वर्ड, स्पेशली इन इंडिया, मतलब कोई कॉमनली यूज नहीं कर सकता था और बहुत ही अलग तरीके से लोग को देखा जाता था डिवोर्स के साथ। तो एक चीज अच्छा किया उसने, ओपन कर दिया स्पेस को कि ठीक है अगर आप एक्चुअली सफर कर रहे हो तो कर लो, लेकिन ये भी ओवर अगर आप सेंशनलाइज कर दोगे इस पर्टिकुलर चीज को तो यही भी बात हो जाएगी थोड़े से भी इश्यूज को हम भागने चाल भी फिरेंगे कि थोड़ा सा भी कुछ इशू आ गया मेरे पास ऑप्शन डिवोर्स का, विच इज नॉट अ हेल्दी साइन, बिकॉज रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको डील करना सीखना है उस पर्टिकुलर चीज से। तो यस, हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर दिया, बट वही बात है कि ओवरली सेंशनलाइज करने से क्या हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कब करना है उसी बात को इम्प्लीमेंट। ओवरली टॉक्सिक, ओवरली अब्यूजिव रिलेशनशिप में इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज हेल्पफुल एंड इट्स अ गुड थिंग कि हम लोगों को जज नहीं कर रहे आज कि अच्छा आप डिवोर्स ले लिया, जज नहीं कर रहे, इट्स अ गुड थिंग कि चलो आप निकल गए अच्छे प्रॉब्लमेटिक चीजों से। बट यस, मेकिंग इट अ स्केप बोट कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा भी इश्यूज आ गए, देन आई विल चूज डिवोर्स, देन दैट क्रिएट्स अ अनहेल्दी साइकिल फॉर यू जनरली। So do you think कि once the term divorce comes in your mind, एक बारी आपके माइंड में आपने एक बारी सेकंड के लिए भी सोचा भी, so it means कि वो सीट तो आ गया, अब यू जैसी सिचुएशन वर्स होगी यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, सिचुएशन वर्स हुई यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, एंड एट सर्टेन टाइम वो होगा। Not necessarily. A kind of manifestation हो जाता है ये। नहीं, I would not say not necessarily, because see, your thoughts are not facts. Your thoughts are just random pieces of information that can come from anywhere. And when I say anywhere, through social media, through television, through books, through just anywhere. तो मैंने आज टीवी पे देख लिया, वर्ड सुन लिया डिवोर्स का, तो doesn't necessarily mean कि मैं कर लूंगा, मेरे दिमाग में थॉट जरूर आ जाएगा। लड़ाई होने पे मुझे भी लगेगा कि यार बहुत परेशानी होगी, डिवोर्स ले लेते हैं, ये थॉट जरूर आ सकता है, बट आई एम नॉट एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर थॉट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी आर जज्ड बाय आवर एक्शंस, नॉट बाय आवर थॉट्स। बिकॉज आप खुद सोचो कि हमारे दिमाग में बहुत से ज्यादा वियर्ड थॉट्स आते हैं, राइट। वी कैन गेट thousands and millions of weird to weird thoughts, anything about coming from sexuality to random things or sports or just any random thing। हमारे दिमाग में हजारों weird thoughts आते हैं, बट क्या हम सब पे एक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हम सब पर एक्ट, हम बहुत कम पे एक्ट कर रहे हैं, और वो जो एक्शंस ले रहे हैं वो हमें डिसाइड कर रहा है कि हु एम एज अ पर्सन। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं ऐसा मर्डर कर दूं, मैं नहीं कर रहा हूँ मर्डर, बट थॉट आया मेरे दिमाग में, बट मैंने मर्डर नहीं किया। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली शोज हु आई एम। थॉट आने से नहीं नेसेसरली एक्ट करेगा, लेकिन हाँ आपके पास इतना कंट्रोल, इतना पावर होना चाहिए टू डिसाइड कि मैं थॉट्स को कैसे शेप करूं। सो थॉट्स आना आई वुड नॉट से बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आज के डेट में आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है, थॉट तो आ ही जाएगा ना। हाँ, ऑब्वियस है, क्योंकि आप कितना इन्फॉर्मेशन देख रहे हो इंटरनेट पे इतनी तरीके से, तो आप अब ये चीज अवॉइड ही नहीं कर सकते। ये अगर हम सोचने बैठ जाए इसको अवॉइड कर ले थॉट के लेवल पे, इम्पॉसिबल। आप हर जगह पे यही सारी चीजें हो रही है, चीटिंग, डिप्रेशन, डिवोर्स, दिस एंड दैट, हर जगह यही चीज हो रही है। कितना आप अवॉइड कर लोगे? आप खुद को तो बंद नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। लेकिन हाँ ये पॉइंट है कि किन थॉट्स को हमें कन्वर्ट नहीं होने देना एक्शंस में, रियलिटी में, ये पॉइंट को समझना जरूरी है। डू यू थिंक age gap is also can also be the reason for getting separated, divorced? हो सकता है, मतलब चांसेस है। Understanding maturity level or expectations will be different. Right, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन अगेन, okay, कि वो कितना करेजियस और कितना कंफर्टेबल है एक्सेप्टेंस सीख करने के लिए। होता क्या है ना कि जब आप लव मैरिज या किसी भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जाते हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप अप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से प्यार किया, अब मुझे उससे शादी करनी है, तो मुझे पहले कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को। आई वुड नीड करेज फॉर दैट। आधे लोग तो वहीं बैकफायर कर जाते हैं। आप नोटिस करोगे मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग वादे कर देते हैं कि मैं घर में बात कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, इनसे बात कर लूंगा इनिशियल फेजेस में। जब एक्चुअल मोमेंट आता है घर पे बात करने का, तो दे से यार कि घर वाले मान नहीं रहे, जबकि वो बात भी नहीं कर रहे बिकॉज उनको पता है कि नहीं मानने वाले, व्हाटएवर। तो बेसिकली क्या हो कि आधे लोगों के पास करेज ही नहीं बात करने का। प्यार करना इज ईजी बिकॉज हमें तो अपनी नीड्स फुलफिल करनी है। तो आधे लोग क्या कर रहे हैं, वो करेज ही नहीं रख रहे कि एक्चुअली बात कर पाना, फाइट कर पाना सोसाइटी से, तो वो फाइट ही नहीं कर रहे। तो आधे लोग तो वहीं वाइट वॉश हो गए। सेकंड जो पार्ट है कि चलो मेरे पास करेज है, अब कितना करेज है टू मेक द रिलेशनशिप वर्क। अब करेज के लिए भी डिपेंड करेगा कि मुझे कितने फाइट्स करने पड़ेंगे सोसाइटी से इवन आफ्टर द मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी शादी किसी से होती है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंट है एज गैप हमारे से, इधर टू स्मॉल और टू ओल्ड, सोसाइटी विल क्वेश्चन मी एंड आई नीड टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। आई कैन नॉट फाइट द सोसाइटी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी
8 ईयर्स 9 ईयर्स 10 ईयर्स ओल्डर वुमेन से शादी कर लेता हूँ, तो मेरा दिमाग हमेशा इस चीज़ पे कॉन्शियस रहेगा। और अगर सोसाइटी मुझे बार बार ये रिमाइंड करे तो मुझे गुस्सा भी आएगा, और समवेयर मुझे ये चीज़ फ्रस्ट्रेट भी करेगा कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन इफ आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ एंड क्लियर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, देन आई वुड नॉट केयर अबाउट दोज पर्टिकुलर थिंग्स। एंड आई थिंक दैट कम्स अप विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस विथ वेयर यू आर स्टैंडिंग। राइट। जो प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की बात हम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो क्या चीज़ आती है कि उनका एज गैप बड़ा है, काफ़ी बड़ा गैप है, बट दे आर स्टैंडिंग एट अ पोजिशन वेयर नो वन वुड पोटेंशियली जज देम इन दैट पर्टिकुलर लेवल, और इवन इफ दे वुड जज देम दे वुड नॉट केयर, बिकॉज वो इस लेवल पे पहुंच चुके, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा उस केयर जजमेंट का। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉर्मल लोग ये कर रहे हैं तो क्या होगा, सोसाइटी हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाएगी इस चीज़ के बारे में, ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अगर मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ और क्लियर इनफ हूँ कि मैंने क्या किया और क्यों किया और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा और मैं बहुत अच्छे से शादी निभा लूंगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सेंसिटिव और वीक हूँ इस चीज़ में, तो मुझे आज नहीं फर्क पड़ रहा है, कल नहीं फर्क पड़ रहा है, परसों फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। बिकॉज आज तो मैंने जोश में पैशन में कर लिया, कल तक वो पैशन खत्म हो जाएगा, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, देन मेरा सारा गुस्सा मेरे पार्टनर के निकल आएगा, एंड दैट विल बी एन इशू। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस, वो इशू और करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव द करेज टू डू स्ट्रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ, बिग थिंग्स इन लाइफ, देन टेक बिग रिस्क्स। इफ यू डू नॉट हैव द करेज और द कॉन्फिडेंस, देन डोंट डू दैट। सेम चीज स्टार्टअप में जो बात करते हैं, स्टार्टअप में आप यू अंडरस्टैंड दैट मोर देन एनीवन एल्स। हम बिजनेस जब खोलते हैं, आप लगा दो 10 करोड़ रुपए, कौन रोक रहा है आपको 10 करोड़ लगाने से? इट्स अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला चीज ना, या 10 करोड़ का 50 होगा, या 10 करोड़ का 0 होगा, 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है कि 10 करोड़ 0 जो मैं फर्क ना पड़े, तो मैं लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि 10 का 0 हो गया तो मेरी लाइफ 0 हो जाएगी, तो मैं नहीं लगाऊंगा। राइट। वो पर्टिकुलर पॉइंट कि मेरे पास वो कितना बैंडविड्थ है, स्पेस है खुद को प्ले करने का। आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, यू आर राइट। सो वन मोर थिंग व्हिच कम्स इन माय माइंड कि if in your friend circle, the close friend circle, people are getting divorced, so it gives you a courage कि हाँ it's okay, अगर हो भी जाता है, कोई बात आती है तो it's okay. So do you think it also affect the relationship? कर सकता है, बट आई थिंक वही बात है कि अगर रिलेशनशिप में वो कंफर्टेबल कम्युनिकेशन है ना, कि हम बात कर पा रहे खुल के एक दूसरे के साथ, अनसेड वर्ड्स नहीं एक दूसरे के बीच में, तो आई डोंट थिंक इट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन अगर बातें नहीं हो रही एक दूसरे के बीच में और रिजेंटमेंट एडअप होता जा रहा है, देन ये चीज़ें समवेयर सीड लेना चालू कर देती है। राइट, फॉर एग्जांपल मेरे सारे सर्कल में ये चीज़ें हो रही है, बट मी एंड माई पार्टनर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड वी शेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट विद ईच अदर। तो हम बात इस बारे में भी करेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनका क्या कमी था, क्या सही था, क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं वर्कआउट कर रहा है, वेयर आर वी स्टैंडिंग। हमें नहीं फर्क पड़ेगा उस चीज़ का, विल बी मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज हमें दिख रहा है कि वी आर डूइंग समथिंग गुड। लेकिन हाँ, हमें भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है जो हम एड्रेस नहीं कर रहे और हम उससे भागना चाह रहे हैं, और हम देख भी रहे साथ साथ होने का, ये सारी चीज़ें बाहर हो रही है, तो यस हमें थोड़ा वहाँ से मिलना चालू हो जाएगा कि हाँ शायद ये भी तो ऑप्शन है। तो समवेयर वो चीज़ें इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू द रिलेशनशिप दैट यू शेयरिंग विद द पार्टनर। कितने कंफर्टेबल और कितने कॉन्फिडेंट और कितना ओपनली आप शेयर कर रहे हो चीज़ों को एक दूसरे के साथ, एंड ये बहुत ज़रूरी है। वल्नरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स। राइट। इफ यू आर नॉट वल्नरेबल विद योर पार्टनर, then chances are that you'll never be able to build strong intimate bond with them. And when I say intimate bond, I mean emotional intimate bond. Because जब तक आप comfortable नहीं हो एक दूसरे के साथ, एक securely build नहीं कर रहे हो relationship को, then automatically थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, it will all fall back on you. Right? लेकिन अगर आपका bond ही बहुत strong है, and आपको पता है कि हम एक दूसरे को trust कर सकते हैं हर चीज़ के साथ, then छोटे से छोटे problems आपके relationship के base को नहीं हिलाने वाली. So I think that vulnerability and that connection matters a lot. So, in short, the sense of commitment and understanding is most important in any relationship, and then the communication. There should not be a communication gap. Yes. Once you communicate the things, you make them understand, okay, this is what happening, this is what I am thinking, and this is what I am feeling. It is, I think, it is more about the telling your feeling and understanding, and other people tell the same thing. Then you both can come on same ground and take the relationship for the longer time. Right. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट हम हमेशा इंटरनेट पे पढ़ते रहते हैं, टॉक्स अबाउट कि मोर देन कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन इज इम्पॉर्टेंट। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होता है, वो होता है किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। वन इज असर्टिव, वन इज अग्रेसिव एंड वन इज डिफेंसिव। तो मोस्ट ऑफ द कपल्स एक्चुअली कम्युनिकेट ईदर टू अग्रेसिवली और टू डिफेंसिवली। सो दे माइट से कि वी आर कम्युनिकेटिंग, हम तो बात कर रहे होते हैं, but they're either talking too aggressively or too defensively. And when you're talking too aggressively or too defensively, then you're not talking about the problems, you're talking about your emotions.
तो आपकी बातें नहीं समझी जा रही, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, आपका गुस्सा सुना जा रहा है, आपका डर सुना जा रहा है। और अगर आपका डर और आपकी गुस्सा सुना जा रहा है तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा दूसरे इंसान को, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रिजॉल्व नहीं हो रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम angry at you for some particular reason, and rather than communicating about that particular anger प्यार से and in a very assertive tone, I'm shouting at you, तो आपको बस एक चीज बात में दिमाग में अलर्ट गया कि प्रॉब्लम क्या था वो आपको भूल जाओगे, इसने मुझ पर गुस्सा किया, ये आपको याद रहेगा, राइट? और आपको दिमाग में ये बात बजेगी मुझे फिर से नहीं करना कि गुस्सा ना हो। तो rather than solving the problem, you will start avoiding the problem, because मुझे आपको दिख गया कि इस प्रॉब्लम से मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो आपको होगा कि मैं पीछे हट जाता हूँ। तो me being aggressive equate to you being defensive. Problem is still here. Yeah. We are just avoiding the problem. तो problem solve नहीं हो रही है. So that is where assertive communication is important. सिर्फ communicate करना भी important नहीं है. Communicate करना जहाँ पे हम गुस्से को शांत होने दें, डर को शांत होने दें, and then communicate करें कि problem कहाँ originate कर रही है. और जब वो actually core root cause पे हम address करते हैं, then we get the solution. कि इसको ऐसे डील करेंगे, and that's okay. We will have differences. हम दो इंसान हैं अलग अलग, हमारे में बहुत differences है. Naturally जरूरी नहीं है कि हम हर कुछ अलग ही सेम ही होने वाला, हम तो का सेम ओपिनियन होने वाला है, बट दैट्स ओके। लेकिन कम टू द मिड पॉइंट कि मेरे ये वांट्स है, तुम्हारे ये वांट्स है, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल ईच अदर वांट्स, बट वी कैन कम टू द मिड पॉइंट एंड देन फुलफिल ईच अदर्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इज आल्सो कम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इन शॉर्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड और लर्न and address the elephant in the room. Absolutely. So right. So thank you Shivam sir. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं. So we all really appreciate your time. Thanks a lot. Thank you so much for having me. बहुत मजा आया absolutely. काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी exciting conversation था. So that was interesting. Thank you. Okay, thank you.